एपिसोड 391। नताशा ने ड्रैगन सिटी की तबाही देखी थी। जिस दिन उसे पता चला कि उसका परिवार और उसका शहर नष्ट हो गया है, उस दिन वह बहुत रोई थी। जिस दिन उसने ये देखा, उसने उस व्यक्ति को खोजने और उसे मार डालने की शपथ ली जिसने ये किया था। वह उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा से भर गई जिसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया था। उसका घर और उसका शहर खंडहर में तब्दील हो गया। उसके परिवार के सभी सदस्य मारे गए, जिनमें उसका भाई भी शामिल था जो दूसरा राजकुमार था। कुछ दिनों बाद वह गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई। सबसे बड़ा राजकुमार इस अनरंकित राज्य का नया राजा बन गया और उसने राज्य को पुनः पटरी पर लाने तथा अपनी बहन जो गायब हो गई थी की खोज करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। ये सब एक रहस्य था। कोई नहीं जानता था कि एक ही दिन में तीसरे स्थान पर आने वाले राज्य ने कुछ कैसे खो दिया। महाद्वीप के केवल 19 प्रमुख संप्रदायों को ही इस बात का अंदाजा था कि क्या हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इन नीच लोगों को, जिन्हें वे चींटियां मानते थे, ये बताने की जहमत नहीं उठाए। 1 महीने की खोज के बाद उन्होंने अपराधी को खोजने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। उन्होंने अपने प्रयास कम कर दिए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं रोके। तारांकित है कि इस स्थान से बहुत दूर वह स्थान था जहां देव पशु रहते थे। वहां 9 देव पशु कबीले थे और उनमें से एक काला कछुआ कबीला था। वे पूरे विश्व में कबीले के उस युवा स्वामी को खोज रहे थे जो अपना घर छोड़कर चला गया था। अपनी खोज में वे उस युवक को तो ढूंढने में सफल हो गए जिसे वे ढूंढ रहे थे, लेकिन वे उसे खो बैठे। कुछ समय बाद एक अलग ग्रह पर उन्हें कुछ और मिला। उन्होंने पाया कि देव जानवर ड्रैगन कबीले के योद्धा जमीन पर कुछ छिपा रहे थे। काले कछुआ कबीले के सदस्य ने वह तो ले ली जिसे ड्रैगन योद्धा के चले जाने के बाद ड्रैगन कबीले द्वारा जमीन में गाड़ दिया गया था। उसे पता नहीं था कि काले कछुआ कबीले का युवा मास्टर पास में ही था और वह उनके द्वारा देखे जाने से पहले ही भाग गया था। काले कछुए कबीले के सदस्य ने जमीन में दबी कलाकृति को अपने कबीले के स्वामी को दिखाने के लिए अपने साथ कबीले में ले गए। तारांकित में दफना रहा है। मैंने सुना है कि वे अपने योद्धाओं को बड़ी मात्रा में अपने दायरे से बाहर भेज रहे थे, इसलिए इन चीजों को विभिन्न स्थानों पर दफनाना था। काले कछुए कबीले के स्वामी ने उस गोलाकार वस्तु को देखते हुए कहा जिसे उसके एक आदमी ने वापस लाया था। हाँ गुरुजी, मैंने उसे जाने से पहले अपनी आंखों से इसे दफनाते हुए देखा था। मुझे लगता है कि वे कई दुनिया में ऐसा कर रहे हैं। काले कछुआ कबीले के सदस्य ने शिष्टाचार का पालन करने के लिए अपनी आंखें नीचे रखते हुए कहा, ठीक है, मैं देखूंगा कि यह क्या है। वैसे क्या तुम्हें मेरा बेटा मिल गया? काले कछुए कबीले के सरदार ने उस आदमी से पूछा। नहीं पेट्रिया, हम उसे ढूंढ नहीं पाए। उस आदमी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, आह ये लड़का ये बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। इसने पहले ही 2 नश्वर दुनिया को नष्ट कर दिया है और 5 दुनिया की सभ्यता को बर्बाद कर दिया है। वे कुछ कमजोर दुनियाएं थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। ऐसी कई दुनियाएं हैं जिनका संबंध अन्य देव जानवर कुलों से है। अगर उसने वहां परेशानी पैदा की तो वह हमारे काले कछुए कबीले के लिए बहुत परेशानी लाएगा। क्या वह आदमी शांति से नहीं रह सकता और अपने लंबे जीवन का आनंद नहीं ले सकता? ऐसा नहीं है कि उसका जीवन लंबा नहीं है। काले कछुए कबीले के मास्टर ने आह भरते हुए कहा। काले कछुए कबीले के सदस्य ने कुलपति की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। उसने चुप रहने का फैसला किया। खैर, आप जा सकते हैं और खोज फिर से शुरू कर सकते हैं। काले कछुए कबीले के सरदार ने हाथ हिलाकर आदमी को जाने का इशारा करते हुए कहा। काले कछुए कबीले का सदस्य चला गया और बूढ़े दिखने वाले काले कछुए कबीले के सरदार को बड़े कमरे में अकेला छो गया। ये छोटी सी चीज हो क्या? ये वह चीज है जिसका उपयोग वे 10वें देव जानवर को खोजने के लिए कर रहे हैं। काले कछुए कबीले के मास्टर ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने फिर से गोलाकार वस्तु को देखना शुरू कर दिया। तारानगर क्षेत्र कहा जाता था। यह वह जगह थी जहां ड्रैगन कबीला रहता था। ड्रैगन क्षेत्र के केंद्र में एक बड़ा महल था और महल के अंदर एक शक्तिशाली दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के पंजे ड्रैगन जैसे थे और शरीर सुगठित था। वह एक सिंहासन पर बैठा था जो पूरी तरह से हड्डियों से बना था। सिंहासन उसके अपने बेटे की हड्डियों से बना था जिसे मार दिया गया था। यही वह घटना थी जिसने उसे और भी क्रूर बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि 9 देव पशु राजाओं में से काला कछुआ कबीले का स्वामी अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। सफेद बाघ राजा अपने अहंकार और रवैये के लिए जाना जाता था। बर्फ की फीनिक्स रानी अपनी शालीनता के लिए जानी जाती थी। फीनिक्स रानी अपने उग्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी। 9 पूंछ वाली लोमड़ रानी अपने आकर्षण के लिए जानी जाती थी। सुनहरा कौवा राजा अपने गर्व के लिए जाना जाता था। सच्चा रॉक राजा अपनी अभेद्य रक्षा और अपनी अटूट इच्छा के लिए जाना जाता था। लिन राजा अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। ड्रैगन राजा के लिए वह अपनी क्रूर शक्ति और अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था। 9 देव पशु राजाओं में से ड्रैगन राजा और सफेद बाघ राजा को सबसे शक्तिशाली कहा जाता था। सबसे कमजोर के बारे में ये स्पष्ट नहीं था। कोई भी खुद को कमजोर मानने को तैयार नहीं था और इसके लिए कई लड़ाइयां हुई, लेकिन फिर भी अन्य देव जानवर राजाओं के अनुसार 9 पूंछ वाली लोमड़ रानी को सबसे कमजोर कहा जाता था, लेकिन उसका आकर्षण अभी भी किसी भी लड़ाई को उसके पक्ष में मोड़ सकता
सकता था, इसलिए किसी ने भी इस सिद्धांत का परीक्षण करने की कोशिश नहीं की। ड्रैगन किंग सबसे शक्तिशाली देव जानवर राजाओं में से एक था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था, वह और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। वह 10वें देव जानवर को खोजना चाहता था जो दुनिया के किसी अज्ञात कोने में अभी अभी प्रकट हुआ था। वह उसकी शक्ति को अवशोषित करना चाहता था और भी अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। वह ये काम विशेष रूप से शीघ्रता से करना चाहता था क्योंकि आकाश में बादलों के रूप में एक अजीब घटना घटित हुई थी जिससे प्राचीन स्वर्णिम फीनिक्स का निर्माण हुआ था। प्राचीन स्वर्ण फीनिक्स और प्राचीन असंख्य जानवर सच्चे देव जानवर थे। वे पहले दो देव जानवर पूर्वज थे, उनके खून से अन्य देव जानवर पैदा हुए। वे दोनों बहुत पहले गायब हो गए थे, लेकिन आकाश में संकेत ये दिखा रहा था कि दो प्राचीन देव जानवरों में से एक प्राचीन स्वर्ण फीनिक्स जल्द ही प्रकट हो सकता है। ड्रैगन राजा कुछ कारणों से ऐसा होने से पहले और भी अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था और वह 10वें देव जानवर को खोजने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि 10वां देव जानवर एक नश्वर के भंडारण वलय में था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 10वां देव जानवर असल में देव जानवर नहीं था बल्कि वह एक पूर्वज जानवर था। ये दो पूर्वज जानवरों में से एक था जिसे प्राचीन असंख्य जानवर के नाम से जाना जाता था। दक्ष को हाल ही में पता चला था कि लिटिल स्नो प्राचीन असंख्य जानवर हो सकता है। वह अर्जुन वर्तमान में इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो लोग थे जो इस बारे में जानते थे। ड्रैगन राजा ने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा। जो चीज हमने तुम्हें दी थी क्या तुमने उसे सभी लोगों में फैला दिया? उसने अपने आदमियों से पूछा। हाँ महाराज, हमारे लोग वापस आ गए हैं और हर गोला निर्दिष्ट स्थानों पर रख दिया गया है। ड्रैगन जनरल ने कहा, तुम लोगों का क्या? क्या तुमने उन्हें दानव लोक और स्वर्गीय लोक में रखा है? ड्रैगन राजा ने पूछा। हमने वहां भी गोले रख दिए हैं और किसी की नजर में नहीं आए। पुरुषों ने उत्तर दिया, अच्छा तुम वापस जा सकते हो। ड्रैगन राजा ने कहा क्योंकि वह उसका हाथ चाहता था। ड्रैगन जनरल चले गए लेकिन उनमें से एक वही रह गया। आह महाराज, ड्रैगन जनरल ने अनिश्चितता के साथ कहा। बोलो, ड्रैगन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन जनरल ने कहा, एक व्यक्ति को छोड़कर सभी अपने मिशन से वापस आ गए हैं। कौन? ड्रैगन राजा ने गंभीर स्वर में पूछा। जनरल लायर, उसे ओब रखने के लिए व्हाइट टाइगर दायरे में भेजा गया था लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या मुझे जाकर जांच करनी चाहिए? ड्रैगन जनरल ने पूछा। हम व्हाइट टाइगर क्षेत्र ठीक है, जाकर जांच करो, जैसे ही तुम्हें कुछ मिले वापस आकर मुझे रिपोर्ट करो। ड्रैगन राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन जनरल पीछे मुड़ा और सिंहासन कक्ष से बाहर चला गया। ड्रैगन राजा ही एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने मेरे आदमियों को पकड़ लिया है। चीजें जटिल हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें पता चले कि मैं क्या करने जा रहा था। वे उसी तरीके के बारे में सोचेंगे, अन्यथा मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा वे मेरे जनरल को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। ड्रैगन राजा ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। तारांकित घोड़ों का एक समूह उसी तरह से सुनाई साम्राज्य के अंदर उड़ गया जिस तरह से वह वहां से गया था। डार्क स्पिरिट घोड़े ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को ले जा रहे थे जो अपना मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे। दक्ष भी उनके साथ था, वह वूश उनके पीछे बैठा था। यह आदमी हमारे वापस आने के बाद फीनिक्स ब्लड रोब को छीनने वाला है ना? मुझे बाकी मिशन के लिए रोब के बिना ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे उसके बेटे से वापस ले लूंगा। दक्ष ने वह को देखते हुए सोचा। सुन, मैं कुछ पूछना भूल गया, अगर मैं यह मिशन पूरा कर लूं तो क्या मैं इस दुनिया में कुछ और समय तक रह सकता हूं? दक्ष ने शुन से पूछा। नहीं, आप नहीं रह सकते जब तक ये मुकदमा खत्म नहीं हो जाता। आपको वापस घर ले जाया जाएगा, आप यहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते। जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो मुझे इस मिशन को पूरा करने से पहले चौथा लॉ ऑफ ढूंढना होगा। दक्ष ने भौं सड़ते हुए पूछा। हाँ, कसन ने दक्ष को उत्तर दिया। क्या तुम्हारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका है कि वह कहाँ हो सकता है? क्या तुम मुझे कोई सुराग दे सकते हो? मैं इस बड़ी दुनिया में उसे कहाँ ढूंढूं? दक्ष ने आह भरते हुए जुन से पूछा। मैं नहीं जान सकता, मुझे भी नहीं पता कि यह कहाँ है। मुझे बस इतना पता है कि यह इसी दुनिया में है। अगर हम इसके करीब हो तो मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन यही एकमात्र मदद है जो मैं आपको दे सकता हूँ। जुन ने कहा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसके करीब पहुँचने के लिए भी कुछ जानना होगा, अन्यथा क्या ये सिर्फ किस्मत नहीं है? दक्ष ने उससे पूछा। ये भाग्य है, या आप इसे अपना भाग्य कह सकते हैं। जैसे कि आपको फीनिक्स ब्लड रोब मिला जो उसके द्वारा इस दुनिया में छोड़ दिया गया था, आप लॉ भी पा सकते हैं। जून ने दक्ष से कहा। अगर यह होना तय है तो आप इसे पा लेंगे, अगर यह नहीं है तो आप इसे नहीं पा सकेंगे। अगर उन्हें ढूंढना इतना आसान होता तो क्या आपको नहीं लगता कि तिया शेन के पास वे सभी पहले से ही होते? जुन ने आंखें घुमाते हुए पूछा। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं यहाँ जरूरत से ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता। इस सीमित समय में मुझे अक्ष का प्रिय राजा बनना है और समय की तलवार के साथ साथ एक लो और भी ढूंढना है। ये दक्ष ने भौं सिकोड़ना बहुत ज्यादा। जुन ने अपना वाक्य पूरा किया। तुमने क्या उम्मीद की थी? इस दुनिया का शासक बनना कभी भी आसान नहीं होता। अभी तुम्हें जो करना है वह अभी भी सरल है। भविष्य
भविष्य में तुम्हें और भी बुरे काम करने पड़ सकते हैं। शुरुआत में हार मत मानो, बस इसे एक चुनौती के रूप में लो, एक चुनौती जिसे तुम तुरंत पार कर सकती हो, जुन ने आह भरते हुए कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। वह मलयाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, जो अभी भी बॉर्डर टाउन में थी। वह उसे ले जाने से पहले रॉयल पैलेस वापस जाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि युद्ध शुरू होने पर वह बॉर्डर टाउन में रहे। यद्यपि शहर के नष्ट हो जाने या मनुष्यों पर आक्रमण होने की संभावना लगभग नगण्य थी, फिर भी वह नहीं चाहता था कि युद्ध शुरू होने पर वह वहां मौजूद रहे और अतिरिक्त क्षति का कारण बने। वह वो कसम से इस मामले में मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में जाने। अगर कोई जानता भी तो ये बंधक स्थिति बन जाती। डार्क स्पिरिट बीस्ट्स कई दिनों तक उड़ते रहे, इससे पहले कि वे अंततः सुनाई किंगडम के शाही शहर तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वे शाही महल के सामने उतरे। वो शून्य दक्ष के साथ घोड़े से उतर। आप लोग वापस जाकर आराम करें, मैं जाकर महामहिम से बात करूंगा और उन्हें हमारी सफलता के बारे में बताऊंगा। वशून ने अपने आदमियों से कहा। ड्रैगन स्क्वाड के अन्य सदस्यों ने अपना सिर हिलाया और फिर वापस मुड़कर चले गए। जब तक हम आपके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक आप शाही महल में ही रहेंगे। मुझे यकीन है कि इस मिशन को पूरा करने के इनाम के रूप में आपको कुछ अच्छी जगहें मिलेंगी। अभी के लिए आप वहीं रहेंगे जहां आप पहले रहा करते थे। वशून ने दक्ष के साथ महल के अंदर जाते हुए कहा। वह राजा के हॉल के बाहर हिजड़े से मिला और उससे कहा कि वह दक्ष को उसके कमरे तक ले जाए। उसके बाद वह हॉल के अंदर प्रवेश करेगा और दरवाजा बंद कर देगा। नपुंसक ने दक्ष को उसके कमरे में ले जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वापस इसी जगह पर हो, दक्ष ने बिस्तर पर गिरते हुए कहा। ये केवल समय की बात है कि चीजें अपनी जगह पर आ जाएंगी। इसके अलावा वो शून्य जल्द ही यह वस्त्र लेने के लिए यहाँ आएगी। उसने फीनिक्स प्रतीक के साथ रक्त लाल वस्त्र को देखते हुए कहा, जिसे अभी तक वह शून्य नहीं लिया था। तरानकन तारक महत का उल्टा दिखाते हुए कहा। राजा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे मुझे दे दो। वो शून्य आगे बढ़ा और उसने अंगूठी राजा को दे दी। यह अंगूठी, इसमें कुछ खास नहीं लगता, क्या तुम्हें यकीन है कि यह सही अंगूठी है? राजा ने पूछा। हाँ, ये सही अंगूठी है। हम इससे कुछ भी महसूस नहीं कर सकते क्योंकि यह अक्ष राजा से बंधी है। केवल वही इसका उपयोग कर सकता है और इसकी शक्ति महसूस कर सकता है। वश ने वही बहाना दिया जो उसे दक्ष ने दिया था। दिलचस्प है, यह अंगूठी अभी भी क्यों बंधी हुई है? क्या तुमने यह अंगूठी लेने के लिए उनके राजा को नहीं मारा? राजा ने भोग सिकोड़ा गणे, दूसरे लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दक्ष के अनुसार अंगूठी रक्त रेखा से बंधी होती है। केवल अक्ष राजा की रक्त रेखा ही उसकी मृत्यु के बाद इसका इस्तेमाल कर सकती है। वशून ने कहा। यह दक्ष द्वारा उससे कहा गया एक और झूठ था। दिलचस्प है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। तो राजा अभी भी जीवित है? राजा ने वश उनसे पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि वह बदला लेने के लिए जल्द ही हम पर हमला करेगा, क्योंकि वह जानता है कि हम रॉयल ट्यूटर की मौत में शामिल थे। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। वशून ने कहा। हाँ, अब समय आ गया है कि हम सब कुछ खत्म कर दे। पिछली बार जीतने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है कि अक्ष साम्राज्य इस दुनिया से गायब हो जाए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अपने आदमियों को तैयारी शुरू करने को कहूंगा। वशून ने सिर हिलाते हुए कहा। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा। हिजड़े से कहो कि वह सभी मंत्रियों को यहाँ बुला ले, मैं उन्हें भी तैयार रहने को कहूंगा। तुम जा सकते हो। वशून ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और फिर पीछे मुड़कर चला गया। वह बाहर हिजड़े से मिला और उसे राजा के आदेश बताए। उसके बाद वह दक्ष के कमरे की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह दक्ष के कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। मुझे लगता है कि वह यहाँ बागे को लेने आया है, दक्ष ने सोचा और उसने आह भरी। वह नहीं चाहता था कि रक्त फीनिक्स रोब उससे दूर हो जाए, लेकिन वह उस रोब के लिए सब कुछ खतरे में नहीं डाल सकता था जिसे अंततः वह स्वयं लेने वाला था। वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि वो शून बाहर खड़ा था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। तुम्हें कुछ चाहिए? दक्ष ने पूछा, जैसे उसे पता ही ना हो कि वशून यहाँ क्यों आए हैं। मुझे कुछ चाहिए। हाँ, मैं यहाँ चोगा लेने आया हूँ, वह मुझे दे दो और यहीं आराम करो, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। वशून ने दक्ष से कहा और अपना हाथ बढ़ाया। दक्ष ने लबादा उतारकर बिना किसी हिचकिचाहट के वशु को दे दिया, क्योंकि वह अपने इरादे पर संदेह नहीं लाना चाहता था। वशन ने फीनिक्स रक्त रोब लिया और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। अल्पविराम। ओह ठीक है, मैंने महामहिम को हमारी सफलता में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया। वह वास्तव में बहुत खुश है। अब आपको पूरी आजादी है, आप किसी भी समय महल छोड़ सकते हैं, बशर्ते आप दिन के अंत में वापस आ जाए। जहां तक आपके पुरस्कारों की बात है तो वे आपको कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे। वह शून्य दक्ष को सूचित किया और फिर उसने हाथ हिलाया और चला गया। दक्ष ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। मैं अब आजाद हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे आगामी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने विचार के साथ आगे बढ़ने से पहले उसे तैयारी करने दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी दिन के उपयोग की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर टाउन इतनी दूर ना
हो तब मैं स्पेटियम का उपयोग करके मलयाई को यहाँ ला सकता था और उसे किसी सुरक्षित स्थान पर बसा सकता था, लेकिन सीमा के भीतर आने के लिए वापस उड़ान भरने में कुछ दिन लगेंगे। उसने आह भरते हुए कहा। वह उठकर बैठ गया और अपनी बाहें फैला दी। जो भी हो, मैं कमरे के अंदर नहीं रह सकता। अगर मेरे पास समय हो तो मुझे बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। मुझे अभी भी किसी तरह लॉ को ढूंढना है। उसने ड्रैगन स्क्वाड रोब पहनने के बाद दरवाजे की ओर चलते हुए कहा। उसने दरवाजा खोला और महल से बाहर निकल गया। जैसा कि वशून ने कहा था, किसी ने उसे नहीं रोका। कुछ देर चलने के बाद दक्ष ड्रैगन टॉवर पर पहुंच गया जो महल के पास था। यह वह जगह थी जहां ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य प्रशिक्षण लेते थे और जहां उनके सभी संसाधन थे। चूंकि वह भी ड्रैगन स्क्वाड का सदस्य था, इसलिए वह अंदर जाकर देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था, उसने वशुन के बेटे को जाते हुए देखा। वशुन का बेटा वुलान फीनिक्स रक्त वस्त्र पहने हुए था, जिसे वशुन ने दक्ष से लिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके पिता ने उसे बताया होगा कि वह लबादा कितना खास है। ऐसा नहीं लगता कि वो लैन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी लड़ाई जीतने के लिए मदद लेगा। चलो देखते हैं वह कैसे करता है। दक्ष ने बुदबुदाते हुए अपनी दिशा बदली और वुलान के पीछे चलना शुरू कर दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वुलान अपने दुश्मनों से लड़ने जा रही है और वह देखना चाहता था कि यह कैसे होता है और लबादे के क्या प्रभाव होंगे। अगर इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति वुलान जैसा ही कोई हो, उसे कम से कम उस लबादे से खुद की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। दक्ष ने वुलान का पीछा करते हुए कहा। वह ऐसा नहीं कर सकता, जुन ने अचानक कहा जब वह उसके पास आए। क्यों? उसने सेंट ग्रेड आउटफिट पहना हुआ है। वह जिससे भी लड़ रहा है वह सेंट ग्रेड आर्टिफिकल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि वह अपने पिता जैसे किसी से लड़ेगा। दक्ष ने उत्तर दिया। उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि यह किस तरह की कलाकृति है। फीनिक्स ब्लड रोग एक साधारण कलाकृति नहीं है। जब तक आप एक कल्टेटर है, आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कल्टेटर नहीं है उनके लिए इसका इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। जुन ने समझाया। क्या मतलब है तुम्हारा? दक्ष ने पूछा। यदि आप साधक नहीं है तो आप विशेष इशारा किए बिना रक्त फीनिक्स रोग की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। आपको अपने खून से रोग पर एक विशेष पैटर्न बनाने की आवश्यकता है जो गायब हो जाएगा। जुन ने उत्तर दिया। तिया शेन ने इसे उस व्यक्ति को सिखाया जिसे उसने यह वस्त्र दिया था। चूंकि वह व्यक्ति साधक नहीं था, इसलिए उसने उन्हें इसके बारे में सिखाया। मुझे यकीन है कि यह उन सभी को सिखाया गया होगा जिन्हें फीनिक्स रक्त वस्त्र विरा में मिला था, जिसमें शाही शिक्षक भी शामिल थे। लेकिन ये रक्त फीनिक्स वस्त्र शाही शिक्षक द्वारा आपको या वशन को नहीं दिया गया था। आप में से कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। शून ने समझाया। तो ये बात है, मैं इसे बिना ऐसा किए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक साधक हूँ। लेकिन वशून एक आत्मा योद्धा है और वलन सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है। उनमें से कोई भी उनके लिए ब्लड फीनिक्स रोग के प्रभावों को सक्रिय नहीं कर सकता। ये वास्तव में बेकार होगा। दक्ष ने भों सिकुड़ागड़े पीछे पीछे चला। जुन अपना ध्यान केंद्रित रखो। तुमने कहा था कि जब हम पास होंगे तो तुम लॉ को महसूस कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ महसूस हो तो मुझे बताओ क्योंकि मैं शहर से गुजर रहा हूं। ने मुस्कुराते हुए कहा। वह शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों की ओर जा रहा था। सड़कों के दोनों ओर आलीशान दुकानें बनी हुई थी। उसने अंदर जाकर देखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसने अपने दिमाग में उन दुकानों को नोट कर लिया जो दिलचस्प लग रही थी ताकि वह वापस आते समय उन्हें देख सके। जिस दुकान ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह हथियारों की दुकान थी। उसने सोचा कि यहाँ की दुकानों में कौन से अद्भुत हथियार होंगे। शहर में वुलैन का पीछा करते हुए दक्ष ने अंततः लड़के को एक इमारत में प्रवेश करते देखा। दक्ष को नहीं पता था कि यह जगह क्या है, लेकिन वह लोगों को वहां आते जाते देख सकता था। वह भी उस स्थान की ओर चला गया और अंदर घुसते ही उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दक्ष उस जगह में दाखिल हुआ, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह जगह क्या है। उसने हर जगह लकड़ी की बनी हुई बेतरतीब मेज देखी। लोग उनके चारों ओर बैठे थे और बियर पी रहे थे। यह एक बार है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अचानक उसे पास से तेज आवाज सुनाई दी। वुलन, तुम फिर यहाँ हो क्या? पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी, तुम फिर से पिटने आए हो? दक्ष ने सीधे आगे देखा और वुलन को टेबल के सामने खड़े देखा जो बैठे लोगों को घूर रहा था। वहां 10 से ज्यादा युवा बैठे थे जो उसी जगह से आए लग रहे थे क्योंकि वे एक जैसे हरन के कपड़े पहने हुए थे जिस पर सांप का प्रतीक बना हुआ लग रहा था। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या वह एक आत्मपीक है जो हमसे पिटने का आनंद लेता है। एक अन्य व्यक्ति ने वुलन की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए कहा। हाँ, वह वास्तव में एक बेकार आदमी है। मैं सोचता था कि ड्रैगन स्क्वाड के पास बहादुर सैनिक है जो अपराध नायक है, लेकिन इस आदमी को देखने के बाद मुझे लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा एक झूठ हो सकती है। लोग उन्हें जरूरत से ज्यादा आनते हैं। एक और आदमी ने मजाकिया ढंग से हंसते हुए कहा। अल्पविराम, मैं सहमत हूँ। या तो यही बात है या फिर ड्रैगन स्क्वाड ने सचमुच एक कोड़ा चुना है। एक अन्य व्यक्ति ने बड़बड़ा हुए कहा। मैं एक और लड़ाई चाहती हूँ। वुलन ने गंभीर स्वर में पुरुषों से कहा। ओह, क्या बेबी फिर से पिटना चाहती है? चले जाओ, मैं अपने हाथ गंदे करने के मूड में नहीं हूँ, कल आना। उनमें से एक आदमी ने वुलन से कहा। युवक, क्या तुम उस आदमी के दोस्त
दोस्त हो। जब दक्ष पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था तो बार की एक वेट्रेस ने उसके पास खड़े होकर उससे पूछा, आप ऐसा कह सकती है? दक्ष ने महिला की ओर देखते हुए जवाब दिया, वह वास्तव में दयनीय है। हमेशा सांसारिक सांप युद्ध आत्मा कॉलेज के लोगों के समूह से लड़ने की कोशिश करता रहता है। मैं आपको यह नहीं बता सकती कि मैंने कितनी बार लोगों से उसे पीटने के बाद घर ले जाने के लिए कहा है। ड्रैगन स्क्वाड उसे क्यों नहीं रोकता या कुछ नहीं करता? मैं समझती हूँ कि वे शायद बच्चों के मामलों में शामिल नहीं होना चाहते और सांसारिक सांप आत्मा योद्धा कॉलेज के लिए संघर्ष नहीं लाना चाहते, लेकिन फिर भी वे कम से कम इस आदमी को यहाँ पिटने के लिए आने से तो रोक सकते हैं। वेट्रेस ने आह भरते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि वे उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी एक आदमी को मजबूत बनने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह लान जीत जाएगा। दक्ष ने बड़बड़ा। उसने अभी यह कहा ही था कि वह चौंक गया क्योंकि उसने देखा कि एक मुंह वुलन के चेहरे पर आ गिरी। वुलन जमीन पर गिर पड़ी। हरे वस्त्र पहने हुए लोगों में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और वुलन की ओर जो जमीन पर लेटी हुई थी उसने वुलन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटकर बाहर ले गया। बाकी 9 आदमी भी उनके पीछे पीछे चले गए, जिनमें बार के बहुत से लोग भी शामिल थे जो किसी व्यक्ति को पिटते हुए देखना चाहते थे। चलो फिर से शुरू करते हैं, पिछली बार जैसा ही होगा। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो वह आदमी एक दिन मर जाएगा, वेट्रेस ने कहा और वह भी दरवाजे की ओर चल दी। यह एक कुत्ते बिल्ली की दुनिया है, यदि आप मजबूत नहीं है तो आप मर जाएंगे। यह आदमी एक बेवकूफ है। वह इतने शक्तिशाली परिवार में पैदा हुआ है, उसके पिता इस राज्य के सबसे मजबूत लोगों में से एक है। मुझे पता है कि उसके पास जीतने की ताकत नहीं है, लेकिन उसका परिवार उसकी ताकत का एक हिस्सा है। मदद लेने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कम से कम किसी को इस तरह से सक्रिय रूप से मौत की तलाश नहीं करनी चाहिए। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, वह भी बदकिस्मत है। अगर फीनिक्स ब्लड रोग सक्रिय होता तो वह कुछ हद तक सुरक्षित रहता। उसने बाहर निकलते समय कहा। वह बार से बाहर निकला और देखा कि वुलन उस आदमी का सामना कर रहा था जिसने उसे मुक्का मारा था। दोनों ही लड़ रहे थे। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वह आदमी वुलन के साथ खेल रहा था। वुलन को मुक्का मारा जा रहा था जबकि वह एक भी मुक्का नहीं मार पा रहा था। उसके होठों से खून भी बह रहा था। दक्ष ने उस आदमी के पीछे एक काले पैंथर की छाया देखी जो उससे लड़ रहा था। वह बहुत तेज है, शायद इसलिए क्योंकि वह पहले से ही अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहा है। दूसरी ओर वुलन के पास युद्ध भावना नहीं है और वह केवल अपनी मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। जब तक वो लैन को हिट लगाने में कामयाब नहीं हो जाता तब तक कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन वो लैन की लड़ाई को देखने के बाद यह असंभव लगता है। दक्ष ने लड़ाई देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। ये लड़ाई कम और वुलन के लिए ज्यादा मारपीट थी। जो अब जमीन पर पड़ा था उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। ये कचरा है, इसमें कोई ताकत नहीं है, फिर भी यह हमें परेशान करने की हिम्मत करता है। आदमी ने वुलन के करीब आते हुए कहा। उसने वुलन को लात मारी जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। वुलन जमीन पर गिर गया और उसकी पीठ आसमान की ओर थी। हम यह एक दिलचस्प दिखने वाला लबादा है, आदमी ने कहा। जब उसने वुलान का लबादा और उस पर सुंदर फीनिक्स प्रतीक देखा वह वुलान के करीब गया और वुलान का चोगा उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उस आदमी का हाथ चोगा छूने वाला था उसका हाथ रुक गया। उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वह आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि किसी ने उसके हाथ रोकने की हिम्मत की। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसके हाथ पर शिकन थी। जब उसने बगल की ओर देखा तो उसे एक छोटे लड़के का चेहरा दिखाई दिया। लड़के ने सफेद लबादा पहना हुआ था जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दक्ष था, जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी आंखों के सामने कोई और उसका रोब ले जाए। ये तुम्हें लेने के लिए नहीं है, दक्ष ने उस आदमी से कहा बिना उसका हाथ छोड़े। एक और ड्रैगन स्क्वाड सदस्य, क्या आप असली सदस्य हैं या उसके जैसे एक और बेकार व्यक्ति है? आदमी ने नाक सिकोड़ना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ओह, आप मुझे दूसरों से काफी अलग पाएंगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, चाहे उस आदमी ने कितनी भी कोशिश की वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। तुम मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मुझे धोखे से पकड़ा और अब तुम मुझे जाने नाना देने के लिए अपनी युद्ध भावना का उपयोग कर रहे हो। लाल बालों वाले आदमी ने दक्ष से कहा, अरे रुको, हमारे दोस्त को छोड़ दो। अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो निष्पक्ष लड़ाई करो, उसे चुपके से पकड़ने में क्या हर्ज है? उस आदमी के दोस्तों में से एक ने कहा और वह दक्ष की ओर एक कदम आगे बढ़ा। देखो दोस्तों, तुमने मेरे दोस्त को पीटा, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि वह लड़ाई चाहता था, लेकिन तुमने उसकी चीजें भी चुराने की कोशिश की। यह मैं नहीं देख सकता। अब जब मैंने खुद को इसमें शामिल कर लिया है तो बेहतर होगा कि तुम रुक जाओ अगर तुम टूटी हड्डियों के साथ वापस नहीं जाना चाहते, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, आपको ड्रैगन स्क्वाड को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मौत कैसे हुई। हाँ, तुम तो बस एक बच्चे हो जो उस आदमी से भी छोटा है। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम हमें डरा सकते हो? वह आदमी भी बड़ी बड़ी बातें करता था जब तक कि उसे पहली बार जमीन पर पटक नहीं दिया गया। तुम भी वैसे
जैसे ही लगते हो, बहुत बड़ा मुंह लाल बालों वाले आदमी के दोस्तों ने हंसते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ से जा रहा हूँ और आपको भी चले जाना चाहिए। दक्ष ने लाल बालों वाले आदमी का हाथ छोड़ते हुए कहा। वह वुलन को उठाने के लिए उसके करीब गया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक लात उसकी ओर आ रही है। तुम कमीने, तुम्हें लगता है कि अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद डर गए तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लाल बालों वाले आदमी ने हंसते हुए कहा। जब उसका लात दक्ष पर पड़ने वाला था तो उसने देखा कि दक्ष अपनी जगह से गायब हो गया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी छोटे आदमी, युद्ध की भावना रखने वाला केवल तुम ही नहीं हो, दक्ष ने उस आदमी के पीछे आते ही कहा। उसने लाल बालों वाले आदमी की बगल पर लात मारी जिससे उसकी फ्लाई उड़ गई। लाल बालों वाले आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट गई हो और वह जमीन पर गिर पड़ा हो। उसे खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी। तुमने उस पर हमला किया, लाल बालों वाले आदमी के अन्य दोस्तों ने कहा और वे दक्ष की ओर भागे। कुछ बेवकूफ कभी नहीं सीखते, दक्ष ने आह भरते हुए उसने अपनी उंगलियां चटकाई और फिर गायब हो गया। उस क्षण को बीते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उनमें से हर एक व्यक्ति जमीन पर पड़ा दर्द से रो रहा था। वे सभी लोग जो सांसारिक सर्प आत्मा योद्धा कॉलेज का हिस्सा नहीं थे, वे दक्ष को किनारे से आश्चर्य से देख रहे थे। यहाँ तक कि वेट्रेस भी हैरान रह गई जब उसने देखा कि दक्ष ने सभी को इतनी आसानी से हरा दिया। क्या यही पौराणिक ड्रैगन स्क्वाड की असली ताकत है, उसने आश्चर्य से कहा। दक्ष वुलन के पास गया और सभी लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। चलो घर चलते हैं बड़े आदमी, उसने वुलन को उठाने में मदद करते हुए कहा। मुझसे दूर रहो, वुलन ने कहा और उसने दक्ष को दूर धकेल दिया, लेकिन तभी वह खुद जमीन पर गिर गया। मैंने कोई मदद नहीं मांगी, मैं अपने दम पर जीतना चाहता था, तुम्हें बीच में क्यों आना पड़ा, वुलन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। उसके होठों से अभी भी खून बह रहा था। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मैंने एक साथी स्क्वाड सदस्य की मदद की। जहां तक तुम्हें अकेला छोड़ने की बात है, मुझे खेद है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुम्हें पता है क्यों, दक्ष ने वुलन के करीब जाते हुए कहा। वुलन ने असमंजस में पीछे देखा। क्यों, उसने दक्ष से पूछा। क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो, दक्ष ने सख्त लहजे में जवाब दिया। उसके शब्द आसपास मौजूद सभी लोगों ने सुने। लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या वे एक और लड़ाई देखने जा रहे हैं, लेकिन इस बार दो ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों के बीच तुम सबसे बड़े बेवकूफ में से एक हो जिन्हें मैंने देखा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जो कर रहे थे वह बहादुरी थी? नहीं, ऐसा नहीं था। तुम उनके लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, तुम सिर्फ एक पंचिंग बैग थे और तुम खुद ये जानते थे तुम्हारे पास जीतने की ताकत नहीं है और तुम ये भी जानते हो, फिर भी तुम लड़ाई की तलाश में रहते हो। यह मजबूत होने के लिए नहीं है बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम मरना चाहते हो। तुम इस जीवन को कमजोर होकर नहीं जीना चाहते और तुम मौत की तलाश में रहते हो, ये स्पष्ट है, दक्ष ने नाराज स्वर में कहा। मैं वुलन कुछ कहने ही वाला था लेकिन उसके शब्दों को दक्ष ने बीच में ही काट दिया और बोलना जारी रखा। चुप रहो, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बहाने बनाने के बारे में सोचना भी मत। तुम सच में एक बेवकूफ हो, तुम्हें ड्रैगन टॉवर में रहना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए और अपनी युद्ध भावना को जगाने के तरीके खोजने चाहिए। अगर तुम अपनी युद्ध भावना को नहीं जगा सकते तो भी तुम कई तरीकों से ड्रैगन स्क्वाड के लिए उपयोगी हो सकते हो। ड्रैगन स्क्वाड सदस्य की उपाधि के योग्य होने के लिए तुम्हें योद्धा होने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है तो मौत की तलाश करने से बेहतर कुछ भी नहीं है, दक्ष ने कहा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे जीने के लिए संघर्ष करना था और मजबूत बनना था, लेकिन मेरे पास संसाधन भी थे। दूसरी ओर आपके पास कई बेहतर विकल्प है, आप आराम से अपना जीवन जी सकते हैं, फिर भी आप मौत की तलाश में रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके अलावा और कौन बड़ा मूर्ख होगा, उन्होंने आगे कहा। अब क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं या तुम खुद ही अपने शरीर को घसीट कर लाना चाहती हो और सबको दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी मूर्ख थी, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। लेकिन उसने जवाब का इंतजार नहीं किया और वह आगे बढ़ा और वुलन को उठने में मदद की। इस बार वुलन ने उसे दूर नहीं धकेला, इसके बजाय ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। दक्ष ने वुलन का एक हाथ अपने कंधों पर रखा और ड्रैगन टॉवर की ओर चलना शुरू कर दिया। तारक महत का उल्टा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही थी, दक्ष ने जवाब दिया। मैं बस एक बार अपने पिता को उन लोगों के खिलाफ लड़ाई में जीतकर गौरवान्वित करना चाहता था जिन्होंने मुझे पहले हराया था। मैं बेकार नहीं दिखना चाहता था, मैं सभी को गौरवान्वित करना चाहता था। हालांकि मैं अपनी क्षमताओं से थोड़ा अनभिज्ञ था, मैं एक कचरा हूँ। उन लोगों ने मुझे जो भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था, जितना बेहतर मैं ये समझूंगा यह उतना ही आसान होगा, वुलन ने आह भरते हुए कहा। तुम कोई कचरा नहीं हो, क्या तुम सोचते हो कि नश्वर लोग कचरा है? वे लोग जो जानकारी लेकर आते हैं, शाही दरबार के मंत्री, अधिकार और जिम्मेदारी के कई महत्वपूर्ण पद है। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें चीजों को एक आत्मा योद्धा के नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। चीजों को एक नश्वर के नजरिए से देखो, तुम फिर भी भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतने शक्तिशाली पिता है। दूसरे तरीकों से उन्हें गौरवान्वित करो। अगर तुम अपनी युद्ध भावना को जगा लेते हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भी तुम एक विद्वान हो सकते हो और ड्रैगन स्क्वाड की मदद कर सकते हो। तुम ड्रैगन स्क्वाड के निजी कारीगर हो सकते हो और उनके लिए खजाने बना सकते हो। तुम्हारे पास सफलता पाने के कई तरीके हैं, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम बड़ी तस्वीर देख पाते हो या नहीं। उसने आगे, ऐसा लग रहा था जैसे वुलन उसकी बातों को गंभीरता से ले रही थी और उन्हें समझ रही थी। जल्द ही वे ड्रैगन टॉवर पर पहुंच गए। तुम्हारा कमरा कहाँ है? दक्ष ने ड्रैगन टॉवर में प्रवेश करते हुए वुलन
वुलन से पूछा। वुलन ने दक्ष को दिशा बताई। दक्ष ड्रैगन टॉवर के अंदर कुछ ही मिनट चला था जब उसने वुलन के पिता वुशुन को देखा। उसे क्या हुआ? वुशुन ने दौड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कुछ लोग थे और कुछ लड़ रहे थे। दक्ष ने जवाब दिया, एक बार फिर तुम पूरी तरह से चोटिल होकर आए हो। बस मुझे परवाह नहीं है कि तुमने मुझसे क्या वादा लिया। मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ, देखते हैं कि जब उनकी खुद की हड्डियां टूट जाएंगी तो उन्हें कैसा लगेगा। वुशुन ने अपनी उंगलियों को चटका हुए कहा, रुको पिताजी। वुशुन जाने ही वाला था कि उसे वुलन ने रोक लिया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने मुझे बचाते समय ही मेरे लिए उन्हें पीट दिया था। वुलन ने वुलन को समझाया, उसने तुम्हें बचाया। वुशुन ने आश्चर्य से कहा, हाँ, जब वह मेरी मदद करने आया तो मुझे पीटा जा रहा था। वुलन ने बताया, इस लबादे का क्या हुआ? इसने तुम्हारी रक्षा नहीं की। वुशुन ने पूछा, मेरी रक्षा करो? क्या ये सामान्य वस्त्र नहीं है? यह मेरी रक्षा क्यों करेगा? इसने कुछ नहीं किया। वुलन ने सिर हिलाते हुए कहा, तो उसने अपने बेटे को नहीं बताया कि यह एक रक्षात्मक कलाकृति थी। उसने शायद कहा कि यह एक सामान्य लबादा था। ये समझ में आता है। मैं सोच रहा था कि इतनी मूर्खता के बाद लेन एक रक्षात्मक कलाकृति का उपयोग करने के लिए क्यों सहमत होगी। दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे कुछ बातें समझ में आए। इससे कुछ नहीं हुआ, ये तो अजीब बात है। वुशुन ने वह चोगा मुझे वापस दे दो, उसने वुलन से कहा। वह खुद उस चोगे का परीक्षण करना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें भी वह चोगा देने वाला था। मुझे नहीं लगता कि यह मुझे सूट करता है। इसके अलावा मैंने कुछ समय के लिए बाहर न जाने का फैसला किया है। मैं ड्रैगन टॉवर में प्रशिक्षण और अध्ययन करना चाहता हूँ और एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, वुलन ने कहा और उसने चोगा उतारकर वुशुन को दे दिया। सब ठीक है, मैं अब चल सकता हूँ, उसने दक्ष से कहा और अपने हाथ दक्ष के कंधे से हटा लिए। तुम मेरे पिता से बात करो, मैं आराम करने जाऊंगी। मदद के लिए धन्यवाद, वुलन ने दक्ष से कहा और फिर वह चलता बना। ये कैसे हो सकता है? यह अक्ष रॉयल ट्यूटर का लबादा है। कदंत के अनुसार यह एक अचूक सुरक्षा प्रदान करता है। इसने मेरे बेटे की मदद क्यों नहीं की? वुशुन ने बड़बड़ाया, शायद ये सिर्फ एक अफवाह थी कि यह लबादा वास्तव में इतना खास नहीं है। दक्ष ने एक अनुमान लगाया। यह उसके शब्दों ने वशु को स्तब्ध कर दिया। उसने चोगा पहनने से पहले कुछ सेकंड तक उसे देखा। मुझे मारने की कोशिश करो, उसने दक्ष से कहा। क्या? दक्ष ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ कहा, चिंता मत करो, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि यह लबादा कितना प्रभावी है। अपनी पूरी ताकत से मुझे मारने की कोशिश करो, वशुन ने दक्ष से कहा। जरूर, अगर तुम यही चाहती हो, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और अपनी मुट्ठी बांधकर वशुन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। दक्ष वशुन पर हमला करने के लिए तैयार था। गहरी सांस लेने के बाद उसने वशुन को मुक्का मारा। मुक्का लगने के बाद वशुन एक इंच भी पीछे नहीं हटा। वह शांत दिख रहा था, मानो उस पर हमले का जरा भी असर नहीं हुआ हो। मैंने तुम्हारा हाथ महसूस किया, ये चोगा वाकई बेकार है। अगर यह मुझे इस कमजोर हमले से गुदगुदी महसूस करने से नहीं रोक सकता तो यह चीज काम नहीं करेगी, यह बेकार है। बुकसन ने बहुत सुनक उसने चोगा उतार दिया। वह नहीं जानता था कि यह चोगा उसके लिए काम नहीं करता, क्योंकि न तो वह साधक था ही वह अपने रक्त से चोगे को सक्रिय करने की विधि जानता था। दक्ष के हमले से उसे सिर्फ हल्की गति महसूस हुई। इसकी वजह यह थी कि दक्ष ने अपनी साधना का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। दक्ष ने बस ऐसे हमला किया जैसे कोई नश्वर हमला करता है। उसने तब भी अपनी ज्यादातर ताकत पर नियंत्रण रखा था। वह जानता था कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वशुन वापस उड़कर जमीन पर गिर जाएगी। वह वशुन के सामने अपनी क्रूर ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है कि यह रॉयल ट्यूटर द्वारा खुद को अजय दिखाने के लिए फैली गई अफवाहें हो। ये स्वर संभवतः एक सामान्य लबादा है, दक्ष ने कहा। यह बेकार चीज, मैंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन ये तो एक सामान्य कपड़ा था। वुलन ने बड़बड़ा हुए लबादा फाड़ दिया, जिससे दक्ष चौंक गया। उसने बागे के दोनों टुकड़े एक तरफ फेंक दिए। फिर भी सब ठीक है, मुझे आज भी आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मेरे बेटे को बचाने के लिए और उस पोशाक को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। मुझे नहीं पता कि आपने उसे यह एहसास दिलाने के लिए क्या किया कि उसे बाहर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने वास्तव में मेरी इसमें मदद की। जब तक वह ड्रैगन टॉवर में है वह सुरक्षित है। हर चीज के लिए धन्यवाद, वशुन ने दक्ष से कहा। कुछ भी नहीं था, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। पहले तो उसका मन सेंट ग्रेड कलाकृति के नष्ट हो जाने के विचार से उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह कलाकृति फीनिक्स ब्लड रोब थी, जो कि जून के अनुसार 9 बार स्वयं की मरम्मत कर सकती थी। उसे उम्मीद थी कि बागे के 9 बार अभी खत्म नहीं हुए होंगे। वह बागे को लेने जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर काबू पा लिया। क्या तुम ड्रैगन टॉवर के अंदर देखना चाहते हो? यह एक विशेष बैज है। जब तक मैं तुम्हें उच्च अधिकार वाला नया बैज नहीं दिला देता, तुम इसका उपयोग कर सकते हो। ये बैज तुम्हें टॉवर के अंदर अधिकांश स्थानों पर ले जाएगा। तुम चारों ओर देख सकते हो। मैं अब अपने रास्ते पर चलता हूँ, मुझे कुछ काम करने हैं। फिर से मेरे बेटे की मदद करने के लिए धन्यवाद, वो शून्य जाने से पहले आखिरी बार दक्ष से कहा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वो शोन चला गया है, दक्ष फीनिक्स ब्लड रोब के पास गया जो जमीन पर पड़ा था। उसने चोगा उठाया और एक बार फिर चौंक गया। चोगा जो आधा फट गया था अब एक ही टुकड़े में रह गया था। वह ठीक हो गया था।
था अद्भुत, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपना ड्रैगन स्क्वाड रोब उतार दिया और फीनिक्स रोब पहन लिया। फीनिक्स रोब के ऊपर उन्होंने उसे ढकने के लिए ड्रैगन स्क्वाड रोब पहन लिया, ठीक वहीं जहां इसका स्थान है। मुझे लगा था कि इसे वापस पाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह दालान से चलता रहा। उसकी मंजिल ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी थी। जब वह शुन पहली बार दक्ष को यहाँ लाया था तो उसने दक्ष को ड्रैगन टॉवर के कुछ महत्वपूर्ण स्थान दिखाए थे। ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी उनमें से एक थी। कहा जाता है कि इसमें लगभग हर संभव विषय पर बड़ी संख्या में किताबें मौजूद थी। दक्ष वहां जाकर थोड़ा अध्ययन करना चाहता था। ऐसा करने के उसके दो मुख्य लक्ष्य थे। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य स्पिरिट वॉरियर के बारे में अध्ययन करना था और यह जानना था कि कोई अपनी व स्पिरिट को कैसे जगा सकता है। वह अपनी व स्पिरिट को जगाने की कोशिश करना चाहता था जो इस शरीर में सक्षम है। दूसरे कारण के लिए वह समय की तलवार के बारे में कोई सुराग खोजने की कोशिश करना चाहता था। समय की तलवार एक ईश्वरीय श्रेणी की कलाकृति थी जो सभी कलाकृतियों के राजा की तरह थी। कहा जाता है कि यह इस सीलबंद ग्रह पर कहीं है। वह देखना चाहता था कि क्या वह इस दुनिया के इतिहास में समय की तलवार के बारे में कोई सुराग पा सकता है। वह जल्द ही ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी में पहुंच गया। हालांकि उसके पास ड्रैगन स्क्वाड्रब था, फिर भी उसे प्रवेश पाने के लिए अपने सदस्य बैच की आवश्यकता थी। उसने वह विशेष बैच दिखाया जो उसे कुछ मिनट पहले वुजुन ने दिया था। बैच दिखाने के बाद उसे तुरंत प्रवेश की अनुमति दे दी गई। इतना ही नहीं, एल्डर को दक्ष के हाथ में वह बैच देखकर आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि बैच में वाकई कुछ खास था। दक्ष लाइब्रेरी में गया और एल्डर से पूछा कि उसे वह किताबें कहाँ मिल सकती हैं जिनकी उसे तलाश थी। जानकारी मिलने के बाद वह लाइब्रेरी में घूमा और अपनी जरूरत की किताबें चुनी। तारांकित कन। दक्ष अपने हाथ में 20 से अधिक पुस्तकें लिए हुए था और वह मेज के सामने कुर्सी पर बैठा था। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ काफी समय बिताना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी में हूँ तो 2 दिन काफी होंगे, दक्ष ने पहली किताब खोलते हुए कहा। उन्होंने पहली पुस्तक से शुरुआत की जो आत्मा योद्धाओं की उत्पत्ति के बारे में थी। जून ने उसे पहले ही आत्मा योद्धाओं की वास्तविक उत्पत्ति के बारे में बता दिया था और बताया था कि वे विलुप्त आत्मा प्राणियों के वंशज थे जिन्होंने एक समय में प्रजनन के लिए अन्य प्रजातियों का अपहरण कर लिया था, जिससे स्वर्गीय सम्राट क्रोधित हो गया और उसने इस दुनिया को बाहर से सील कर दिया। दक्ष को ये किताब पढ़ने में सिर्फ 1 घंटा लगा। इसे पढ़ते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने क्या क्या कहानियां गढ़ी है। किताब में बिल्कुल भी सच नहीं लिखा था, उसमें लिखी हर बात झूठ थी। इसमें बताया गया है कि आत्मा योद्धा वे बच्चे हैं जिन्हें देवताओं ने आशीर्वाद दिया था। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें आत्मा देवताओं से शक्ति प्राप्त हुई जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस ग्रह को किए जाने के कारण के बारे में कहा गया है कि स्वर्गीय क्षेत्र आत्मा दुनिया की प्रगति से ईर्ष्या करता था। उन्होंने आत्मिक जगत पर आक्रमण किया और उसे सील कर दिया। मुझे कहना होगा कि उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। ये तो स्पष्ट होना चाहिए, पूर्वज नहीं चाहेंगे कि कोई उनके काले इतिहास को जाने। उनके पास अतीत के अपने शर्मनाक कृत्यों को छिपाने के लिए एक नकली इतिहास है। समय बीतने के साथ जो लोग इस शर्मनाक सच्चाई को जानते थे वे बुढ़ापे में मर गए। उनके बाद आने वाले लोग सच्चाई नहीं जानते थे। उन्हें जो भी इतिहास पाठ के रूप में बताया गया था उन्होंने उस पर विश्वास किया। जुन ने दक्ष से कहा। जब वह उसके बगल में आई वह उसके सामने टेबल पर बैठ गई। यह सच है, शर्मनाक इतिहास को भूल जाना बेहतर है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। अगर वे इतिहास को मिटा देंगे तो आने वाली पीढ़ी अतीत से कैसे सीखेगी और उन गलतियों को कैसे जानेगी जिन्हें उन्हें नहीं दोहराना चाहिए, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उसने दूसरी किताब खोलते ही किताब को एक तरफ रख दिया। दूसरी किताब ही वह थी जिसे पढ़ने में उसकी दिलचस्पी थी। आखिरकार वह इसी के लिए यहाँ आया था। यहीं से वास्तव में मजा शुरू हुआ। यह वह किताब थी जो युद्ध की आत्माओं को जगाने के बारे में थी। दक्ष सीखना चाहता था कि अपनी युद्ध आत्मा को कैसे जगाया जाए, या कम से कम बुनियादी बातें तो जाननी चाहिए, क्योंकि वह एक आत्मा योद्धा होने का नाटक कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि ऐसी बुनियादी बातों की वजह से उसके झूठ का पर्दाफाश हो। दक्ष ने किताब पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने पहले कुछ शब्द पढ़े वह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में युद्ध आत्माओं को जगाने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है। हालांकि कुछ तरीके थे जो जागृति प्रक्रिया में मदद करते थे। पहले कुछ पन्नों में अलग अलग तरह की युद्ध आत्माओं के बारे में बताया गया था। वुजू और बमिल के पास एलिमेंटल एनिमेट युद्ध आत्माएं थी, एलिमेंटल इनएनिमेट युद्ध आत्माएं थी, एनिमल युद्ध आत्माएं थी, युद्ध आत्माओं को मजबूत बनाना, हथियार से जुड़ी युद्ध आत्माएं और भी बहुत कुछ दिलचस्प। मुझे नहीं पता था कि युद्ध आत्मा के इतने प्रकार होते हैं और प्रत्येक युद्ध आत्मा के पास जागने के लिए एक अलग सुझाव होता है, दक्ष ने किताब पढ़ते हुए कहा। अक्ष किंगडम स्पिरिट वॉरियर कॉलेज की परीक्षा में उसे बताया गया कि उसके पास पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट है और उसने इस पर विश्वास किया। उसे एक सेकंड के लिए भी संदेह नहीं हुआ कि स्पिरिट जजमेंट मिरर ने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई होगी। जब परीक्षा के दिन स्पिरिट जजमेंट मिरर ने उसकी निष्क्रिय युद्ध आत्मा को देखा तो उसमें बैंगनी धुंध दिखाई दी। सभी ने मान लिया कि यह बेकार बैंगनी धुंध युद्ध आत्मा है, लेकिन किसी ने भी अंत में बैंगनी धुंध के बीच चमकती लाल आंखें नहीं देखी। यहाँ तक कि दक्ष ने भी उस समय यह नहीं देखा था। उसे पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट का सेक्शन मिला और उसने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। उसने जो पढ़ा उसके अनुसार पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट बेकार था। हालांकि कुछ ऐसे तरीके लिखे गए थे जिनके बारे में कहा गया था कि वे पर्पल
पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट को जगाने में कारगर साबित हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पर्पल मिस्ट वॉर स्पिरिट को दिखावे से जुड़ी वो स्पिरिट के रूप में जाना जाता था। इससे स्पिरिट वॉरियर्स को कूल दिखने और दूसरों के सामने दिखावा करने में मदद मिलती थी। इसके अलावा इसका कोई उपयोग नहीं था, चूंकि ये दिखावे से जुड़ी एक युद्ध आत्मा थी। इसलिए ये कहा जाता था कि बैंगनी धुंध युद्ध आत्मा की विशेषताओं को उत्तेजित करने के लिए एक व्यक्ति को दूसरों के सामने अभिमानी और दिखावा करने की आवश्यकता होती है। दिखावा, हाँ, तुमसे बेहतर यह काम कौन कर सकता है? जून ने जोर से हंसते हुए अपनी उंगली दक्ष की ओर इशारा किया। बेवकूफ, मैंने कभी दिखावा ही कब किया? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्या सवाल यह नहीं होना चाहिए कि जब तुमने दिखावा नहीं किया था? जून ने दक्ष की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा। धोखा देते रहो, मुझे पता है कि मैं कितना विनम्र व्यक्ति हूँ। मैं कभी दिखावा नहीं करता, मैं इस दुनिया में सबसे विनम्र व्यक्ति हूँ। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। अनिश्चित रूप से आप हैं, जून ने कहा, जैसे वह किसी बच्चे से बात कर रही थी। मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मैं उसके झांसे में नहीं आ रहा। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। उसने जून की तरफ देखना बंद कर दिया और किताब पढ़ना जारी रखा। वह मौका मिलते ही सभी युद्ध आत्माओं के बारे में पढ़ना चाहता था, विशेष रूप से उन युद्ध आत्माओं के बारे में जो उसे आकर्षित करती थी और उन्हें कैसे जगाया जाता था। वह किताबें पढ़ता रहा। उसने वशुन की व्हाइट विंग एंजल वर स्पिरिट के बारे में पढ़ा, उसने वमिस के बारे में पढ़ा, उसने शासक व स्पिरिट के बारे में भी पढ़ा। पुस्तक में केवल युद्ध आत्माओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन युद्ध आत्माओं की ज्ञात सीमाओं के बारे में भी। वह लोगों की युद्ध आत्माओं की कमजोरियों को जानना चाहता था, जो इस दुनिया में उसकी सबसे बड़ी बाधा हो सकती थी। उसने किताब पढ़ी और जल्द ही वह किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंच गया। आखिरी पन्ना बाकी किताब से कुछ अलग था। जबकि किताब के बाकी पन्ने पीले और अक्षर सफेद थे, आखिरी पन्ना काला था और उसमें लाल अक्षर थे। दक्ष ने काले पृष्ठ को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसे लगा कि इसमें कुछ खास बात है। आखिरी पेज भी एक युद्ध आत्मा के बारे था। दक्ष को पेज के ऊपर लाल आंखों की छवि दिख रही थी। आंखों के नीचे युद्ध आत्मा का नाम लिखा हुआ था, पौराणिक लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा। दक्ष ने भोग सिकोड़ना आत्मा के बारे में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। इसे प्राचीन काल में केवल एक बार पहले देखा गया था। प्रथम राजा जिसने पूरी दुनिया को एक झंडे के नीचे एकीकृत किया। पौराणिक लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा रखने वाला पहला और अंतिम व्यक्ति माना जाता था। पौराणिक लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा को सबसे शक्तिशाली युद्ध आत्मा माना जाता है, लेकिन इसकी क्षमताएं अज्ञात है। कोई नहीं जानता कि यह युद्ध आत्मा क्या करने में सक्षम है। भविष्यवाणी के अनुसार जिस व्यक्ति के पास लाल आंखों वाली युद्ध आत्मा है, उसके पास पूरी दुनिया को एकजुट करने और यहाँ तक कि आत्मा ग्रह की मोहर को तोड़ने की ताकत है। दक्ष ने काले पृष्ठ पर लिखे शब्दों को पढ़ा। दिलचस्प है, न केवल क्षमताएं अज्ञात है बल्कि सीमाएं भी अज्ञात है। यहाँ तक कि युद्ध भावना को जगाने की विधि भी खोखली है। दक्ष ने बोहे सिकोड़ना की तरह लगता है एक युद्ध आत्मा जो आग से संबंधित है। इस तरह की किसी चीज का होना बहुत ही आश्चर्यजनक होता। उसने आह भरते हुए कहा। इस तरह की वह स्पिरिट रखने के बजाय मेरे पास बेकार पर्पल मिस्ट स्पिरिट है। जो भी हो, मुझे लगता है कि यह कुछ ना होने से तो बेहतर है। कम से कम मैं इसका इस्तेमाल करते समय अच्छा दिखूं। उन्होंने आगे कहा। लाल आंखें, युद्ध भावना, मुझे इसके बारे में कुछ याद है, जूनन ने अचानक कहा, क्योंकि उसे कुछ याद आया। तुम इसके बारे में क्या जानते हो? दक्ष ने जून से पूछा। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें देवताओं के महान युद्ध के बारे में बताया था? स्वर्ग का सम्राट इस ग्रह को इसके पापों के लिए नष्ट करने आया था और दानव सम्राट उसे रोकने आया था। जून ने दक्ष से पूछा। हाँ, मुझे याद है। उसके बारे में क्या? दक्ष ने पूछा। उस समय आत्मा प्राणियों के राजा को लाल आंखों वाला राजा कहा जाता था। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय सम्राट ने इस ग्रह को नष्ट करने के लिए सबसे पहले अपने स्वर्गीय योद्धाओं को भेजा था, लेकिन रेफ आइसकिंग ने अकेले ही सभी स्वर्गीय योद्धाओं को मार डाला। तभी स्वर्गीय सम्राट क्रोधित हो गया और खुद आया। जून ने कहा। तो ये युद्ध आत्मा है जो इस दुनिया के आत्मा प्राणियों के राजा से संबंधित है? दक्ष ने पूछा। हाँ, ऐसा कहा जाता था कि लाल आंखों वाला राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह स्वर्गीय सम्राट को हरा नहीं सका और उसे मार दिया गया। अफवाहों के अनुसार लाल आंखों वाला राजा इसलिए हार गया क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस दुनिया की ऊर्जा उसके लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और इसीलिए उसे मार दिया गया। चाहे वास्तविक कारण कुछ भी रहा हो, सच्चाई यह है कि लाल आंखों वाले आत्मा राजा को मार दिया गया था। जुन ने समझाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह स्वर्गीय सम्राट के हाथों मर गया या नहीं, अकेले स्वर्गीय योद्धाओं को मार डालना उसकी ताकत का सबूत देने के लिए काफी है। दक्ष ने किताब बंद करते हुए कहा। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? मेरे पास पर्पल मिड वॉर स्पिरिट है। सबसे कम ग्रेड वॉर स्पिरिट वाले व्यक्ति को वर स्पिरिट के राजा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने किताब को एक तरफ रख दिया और अगली किताब पर चला गया। बाकी किताबें इस दुनिया के विभिन्न रहस्यों के बारे में थी। दक्ष जब किताबें
उठा रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी बहुत सी किताबें हैं। वह किताबें पता रहा 17 किताबें बाकी थी। अब तक उसने सिर्फ 2 किताबें ही खत्म की थी। वह पूरा दिन और पूरी रात बिना आराम किए या खाए पिए पढ़ता रहता था। उसकी लगन ड्रैगन टॉवर लाइब्रेरी के बुजुर्गों को भी हैरान करने के लिए काफी थी। वे आश्चर्यचकित थे कि दक्ष अपनी पढ़ाई के प्रति इतना समर्पित था। जब दक्ष ने इतनी सारी किताबें उठा ली तो उसके पास इतनी किताबें थी कि दक्ष को अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं था और वह अपनी क्षमता से ज्यादा किताबें चुन रहा था। लेकिन अगले दिन उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। दक्ष अब पहले से ही दूसरी आखिरी किताब पर था। उसने किताब खत्म की और उसे एक तरफ रख दिया। उसने अपना सिर मेज पर रखा और आह भरी, सच में अगर मैंने इतना पढ़ा होता तो मैं किसी बड़ी कंपनी में करोड़पति होता। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, इतनी सारी किताबें और एक भी उपयोगी चीज नहीं जिसकी मुझे तलाश थी। सच में ये किताबें आखिर किसने लिखी हैं? एक शहर में गायब वो चोर कर रहा है अपना ध्यान असली कीमती चीजों पर लगाओ। कागज की कितनी बर्बादी है, उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा। हाँ, ये वास्तव में मजेदार था। जुन ने हंसते हुए कहा, उस बेवकूफ रहस्य में क्या मजाक था? मैंने अपना बहुत सारा समय ये सोचकर बर्बाद कर दिया कि मुझे दूसरी आखिरी किताब में कुछ उपयोगी मिलेगा, लेकिन ये बेकार था। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि किताब मजेदार है, असली बात तो यह थी कि किताब पढ़ते समय आपके हाव भाव क्या थे? जुन ने हंसते हुए कहा। दक्ष ने जुन को खाली आंखों से देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। उसने जुन को अपनी गोद में बैठा लिया। चकिया, आपने पहले ही मेरा मजाक उड़ाया है, तो जब मैं आखिरी किताब पढ़ूंगा तो आप इसका बदला ले लेंगे, उन्होंने कहा और अपनी एक बाह जुनन की पतली कमर के चारों ओर लपेट ली। उसने अपने दूसरे हाथ से आखिरी किताब खोली, जो कि आखिरी बची हुई किताब थी, जिससे यह तय होना था कि जो 24 घंटे उसके पास नहीं थे वे उपयोगी थे या सिर्फ समय की बर्बादी थे। दक्ष ने आखिरी किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। भविष्य के एक बच्चे का रहस्य। दक्ष ने पहला पृष्ठ पढ़ते हुए बुदा या ये कुछ दिलचस्प लग रहा है। अगर यह भविष्य के बारे में है तो ये समय और समय की तलवार से संबंधित हो सकता है। आखिरकार कुछ ऐसा है जिसके बारे में उम्मीद की जा सकती है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आशावादी मत बनो, तुम भी गायब हो रही महिला के रहस्य को लेकर उत्साहित थे। ये बेकार साबित हुआ, इससे सीखो और उत्साहित होने से पहले किताब को पूरा पढ़ लो। जुन ने दक्ष से कहा, तुम्हें हमेशा ही मजा खराब करना पड़ता है ना? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा और उसने जून के गालों को खींचा। मेह बंद करो इसे, कसू ने प्यार से चिल्लाया। हाँ, तुम बहुत प्यारी हो। दक्ष ने हंसते हुए उसके गालों को छोड़ा और किताब पढ़ना जारी रखा। भविष्य से आए बच्चे का रहस्य। आज मैं अकेला शहर गया क्योंकि मैंने वहां एक रहस्यमय घटना के बारे में अफवाहें सुनी थी। दक्ष ने किताब पढ़ना शुरू किया। मैं अकेला शहर पहुंचा और वहां के नागरिकों से इस बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि मैं सही जगह पर हूं और मुझे उस व्यक्ति के घर जाने को कहा जो सीधे तौर पर इसमें शामिल था। बूढ़े आदमी ने मुझे 3 साल पहले हुई घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि उसका पोता अचानक अपने पिता की जान बचाने के लिए भविष्य से आने की बात करने लगा। उसने मुझे बताया कि उसके पोते ने अपने पिता के कारवां पर डाकुओं के हमलों के बारे में बात की जो अगले दिन रवाना होने वाला था। उन दोनों ने सोचा कि बच्चा बस खेल रहा है। बच्चे के पिता ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और शहर छोड़कर चला गया। दादा दादी ने उस पर विश्वास नहीं किया। खबर आई कि लड़के ने जो कहा था वह सच निकला। डाकुओं ने कारवां पर हमला कर दिया था। बूढ़े का बेटा मर चुका था और वह बच्चा जो भविष्य से आने की बात कर रहा था गायब हो चुका था। ये बहुत अजीब है। जिस आदमी से मैंने बात की उसे वह बच्चा इतना अच्छी तरह याद है मानो वह असली था और उसका अस्तित्व था। लेकिन पड़ोसी और दूसरे कहते हैं कि बूढ़े आदमी का कभी कोई पोता पोती नहीं था और वह अस्तित्व में ही नहीं था। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति भविष्य से अतीत में आ जाए? क्या ये संभव है कि किसी व्यक्ति का पूरा अस्तित्व मिटा दिया जाए? या फिर यह कि बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा था और ऐसा कुछ नहीं हुआ? दक्ष ने किताब पढ़ते ही उसे बंद कर दिया। यही है समय की तलवार। तुमने कहा था कि यह लोगों की चेतना को अतीत में ले जाती है और उनके पुराने स्व में भी ले जाती है। 24 घंटे के बाद वह व्यक्ति, उसका अतीत और उसका भविष्य सब कुछ अस्तित्व से मिट जाता है। ऐसा लगता है कि यह सच है, सब कुछ मिल खाता है। दक्ष ने उत्साह से कहा, यह मिल खाता है। केवल एक बात जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वह ये है कि दादाजी दूसरों की तरह अपने पोते के अस्तित्व को क्यों नहीं भूले? सामान्य स्थिति में उन्हें भी भूल जाना चाहिए था। उन्होंने अपनी बात जारी रखी और उनकी मुस्कान अनिश्चितता के साथ एक भौं में बदल गई। ऐसा लगता है कि इसके लिए एक स्पष्टीकरण है। बूढ़े आदमी के पास संभवतः समय की तलवार थी जब उसका पोता गायब हो गया था। जुन ने आह भरते हुए कहा, इसका उससे क्या संबंध है कि उसे ऐसी कोई चीज याद है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थी? दक्ष ने पूछा, ये समय की तलवार का प्रभाव है। समय की तलवार का वर्तमान स्वामी हमेशा इसके प्रभावों से प्रतिरक्षी रहता है। दादाजी इसके स्वामी बन गए और यह प्रभावों से प्रतिरक्षी हो गई तथा उसे वैकल्पिक समय रेखा याद आ गई जहां ये वास्तव में घटित हुई थी। जुन ने समझाया, इसके आधार पर यह स्पष्ट है समय की तलवार के क्या शहर में है
अब मुझे बस एक नक्शे की जरूरत है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है, इसे खोजने के लिए आपको अभी भी पूरे शहर की तलाशी लेनी होगी। यहाँ बहुत समय बिताए बिना ये लगभग असंभव है। क्या आप अपने मुकदमे को सालों तक टालने के लिए तैयार है? जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो इतना निराशावादी मत बनो, कम से कम हमने खोज मापदंडों को पूरी दुनिया से सीमित करके सिर्फ एक शहर तक सीमित कर दिया है, बाकी की चिंता हम बाद में कर सकते हैं, अभी खुश होने का समय है। दक्ष ने जुन के गालों को फिर से खींचते हुए कहा, तुम सही हो, तुमने अच्छा किया, चलो ये जगह छोड़ो और तलवार की तलाश में जाओ। जुन ने दक्ष से कहा और उसने मासूमियत से अपना हाथ उठाया, इतनी जल्दी नहीं, मैं किसी भी मिशन में किसी भी चीज के लिए देरी नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों का इंतजाम कर दूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह खड़ा हुआ और किताब को वापस उसकी मूल जगह पर रख दिया। ये काम पूरा करने के बाद वह लाइब्रेरी से बाहर चला गया। वह ड्रैगन टॉवर से बाहर निकला, सूरज उसके सिर के ठीक ऊपर था। जब वह ड्रैगन टॉवर से बाहर निकला तो दोपहर हो चुकी थी। दक्ष वापस शाही महल की ओर चला गया। वह शाही महल में दाखिल हुआ। जब पहरेदार ने पहचान लिया कि दक्ष ही वह व्यक्ति है जो टॉवर के अंदर रह रहा, तो उन्होंने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। दक्ष रॉयल हॉल की ओर चला गया जहां राजा रहता था और अपने मंत्रियों से मिला। रास्ते में उसे शाही खोजे मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा महल के दूसरी तरफ है, नपुंसक ने दक्ष से कहा। मैं यहाँ महामहिम से मिलने आया हूँ, मुझे उनसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? दक्ष ने हिजड़े से पूछा। तुम और कुछ महत्वपूर्ण बात? हिजड़े ने संदेह भरी नजरों से दक्ष की ओर देखते हुए कहा, बेशक, क्या मैं ही वह व्यक्ति नहीं था जो ये जानकारी लेकर आया था जिसके कारण महामहिम ने मेरे साथ ड्रैगन स्क्वाड भेजा था? मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और मुझे महामहिम के पास ले चलो, आप नहीं जानते कि हमारे लिए समय कितना महत्वपूर्ण है। दक्ष ने कहा, हम मेरे साथ आओ। हिजड़े ने वापस चलते हुए कहा। शाही खोजे ने दक्ष को महान हॉल में पहुंचाया जहां राजा बैठे थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि राज्य के मंत्री वहां से निकल रहे हैं। मंत्री आपस में कुछ चर्चा करते हुए हॉल से बाहर निकले और दक्ष की ओर देखे बिना ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। तुम यहीं रहो, मैं जाकर महामहिम को सूचित करूंगा। खोजे ने ग्रेट हॉल का दरवाजा खोलने और अंदर कदम रखने से पहले दक्ष से कहा। वह कुछ मिनट अंदर रहा। उस दौरान दक्ष धैर्यपूर्वक बाहर उसका इंतजार करता रहा कि वह बाहर आए और उसे अंदर ले जाए। उसे अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। कुछ देर बाद शाही खोजे ने बड़े हॉल का दरवाजा अंदर से खोला। तुम अंदर आ सकते हो, उसने दक्ष से कहा और एक तरफ हट गया। अंदर कदम रखते ही दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वह राजा के पास गया और फिर एक घुटने पर बैठ गया। उन्होंने कहा, महाराजा आपकी जय हो, खड़े हो जाओ, राजा ने कहा और उसने दक्ष को खड़े होने का इशारा किया। राजा के आदेशानुसार दक्ष खड़ा हो गया। मुझे बताया गया था कि तुम मुझसे मिलकर मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हो, बोलो तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? राजा ने दक्ष से पूछा। महाराज, मैंने सुना है कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसी बारे में बात करना चाहता था। दक्ष ने कहा, ओह, उसके बारे में क्या? हम वास्तव में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और वे भी। मेरी जानकारी के अनुसार उनकी सेनाएं पहले ही अपने शहरों को छोड़ चुकी है और वे सीमाओं की ओर बढ़ रही है। हमारी सेनाएं भी कल ही निकल जानी चाहिए। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मैं आपसे बात करना चाहता था क्योंकि मेरे पास एक सुझाव था। क्या होगा अगर हम आमने सामने लड़ने के बजाय दो तरफ से हमला करें? दक्ष ने कहा, दोनों पक्षों से तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने दक्ष से पूछा। पहले उसे विश्वास नहीं होता था कि वह किसी बच्चे से युद्ध के बारे में बात करेगा, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ हुआ और दक्ष ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसके बाद राजा को लगा कि उसे दक्ष को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उसकी जानकारी के अनुसार दक्ष ने खुद ही रॉयल ट्यूटर को मार डाला था। भले ही दक्ष द्वारा मारे जाने पर रॉयल ट्यूटर का ध्यान भटक गया था, लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदला कि उसे दक्ष ने ही मारा था। मेरा मतलब है युद्ध। आप जानते हैं कि युद्ध कैसे लड़े जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच बड़ी लड़ाई होती है और जीतने वाले पक्ष को सब कुछ मिल जाता है। मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह बिल्कुल अलग है। मैं सुझाव दे रहा हूं कि हमें दो सेनाएं बनानी चाहिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, दो सेनाएं? राजा ने असमंजस में पूछा। हाँ, पहली सेना सीमा पर लड़ाई लड़ेगी जो अक्ष साम्राज्य के दक्षिण में है और दुश्मन को कब्जा में रखेगी। यह सामान्य युद्धों की तरह ही होगा। दूसरी सेना के लिए वह अक्ष साम्राज्य के चारों ओर अन्य राज्यों से होकर जाएगी और उत्तर से अक्ष साम्राज्य में प्रवेश करेगी जहां उन्हें कम से कम संदेह होगा। हम आसानी से अक्ष साम्राज्य के शाही शहर को घेर सकते हैं और दूसरी सेना का उपयोग करके इसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। यह एक आसान जीत होगी, दक्ष ने सुझाव दिया। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने राजा की ओर देखा और उसके हाव भाव देखे। राजा के हाव भाव देखकर उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही था जिसकी उसे उम्मीद थी। राजा सुखद आश्चर्यचकित लग रहा था। ये सही है, हम इस तरह से आसानी से जीत सकते हैं। हम इसे सामान्य तरीके से भी जीत सकते हैं, लेकिन आपके तरीके से हमें कम नुकसान होगा। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसके भाव अचानक गंभीर हो गए। हालांकि इसमें एक समस्या है, राजा ने बुदबुदा, या मुझे नहीं लगता कि
इसमें कोई समस्या है? दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ है, आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन दूसरी सेना को अक्ष साम्राज्य के चारों ओर जाने और उसके उत्तर तक पहुंचने के लिए कई अन्य राज्यों का चक्कर लगाना पड़ेगा। राजा ने कहा, अल्पविराम, भले ही राज्य हमसे कमजोर हो, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि वे हमारी से को अपनी जमीन पर घुसने देंगे। भले ही हम उन्हें डराए और वे हमें अपने राज्य से गुजरने दे, फिर भी इसमें बहुत सारी राजनीति होनी चाहिए। इतने सारे राज्यों को इस तरह से पार करना पहले से ही मुश्किल है और अक्ष राज्य को बताए बिना ऐसा करना तो और भी मुश्किल है। अगर इन सभी राज्यों में से एक भी व्यक्ति उन्हें बता दे तो अक्ष राज्य को आसानी से पता चल जाएगा। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है, लेकिन ये बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। हम सेना के रूप में राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे, हम यात्रियों और भटकते साधकों के एक समूह के रूप में प्रवेश करेंगे। एकमात्र समस्या यह है कि हम अपने सैनिकों को कोई कवच पहनाकर नहीं रख सकते। दूसरी सेना को साधकों की तरह बिना किसी कवच के यात्रा करनी होगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि वे अपने हथियार साथ ले जा सके। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। राजा ने भौं हुए पूछा, क्या आप बिना कवच के शहर पर कब्जा करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि वे बिना कवच के लड़ेंगे, मैंने केवल इतना कहा था कि हमारी सेना बिना कवच के यात्रा करेगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने भौं से कोड़ते हुए पूछा। व्यापारी, हम व्यापारियों से कवच और अन्य महत्वपूर्ण सामान ले जाने को कहेंगे। व्यापारी यह बहाना बना सकते हैं कि अगर उनसे पूछा जाए तो वे कवच दूसरे राज्यों को बेचने जा रहे हैं। ये बहुत आसान नहीं है, हमें भरोसेमंद व्यापारी संगठनों का चयन करना होगा, हमें फैलना होगा, लेकिन अंत में हमारी सेना एकजुट होगी और उनके पास अपने हथियार और कवच होंगे जो अक्ष साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए तैयार होंगे। दक्ष ने जवाब दिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अद्भुत, इतनी कम उम्र में भी इतनी बुद्धिमान। हमें लगा कि तुमने जो किया वह अच्छा था और हम उसके लिए तुम्हें इनाम देने वाले थे, लेकिन तुमने तो उससे भी बढ़कर किया। ये योजना हमारे कई सैनिकों की जान बचाएगी और हमें युद्ध जीतने में मदद करेगी। हमें तुम्हारे इनाम पर पुनर्विचार करना होगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? राजा ने दक्ष से कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, हम वादा करते हैं कि तुम जो चाहोगी हम तुम्हें देंगे, बशर्ते वह हमारी क्षमता के भीतर हो। जो चाहो मांगो। राजा ने दक्ष से पूछा और वह हंसने लगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो, दक्ष ने धीरे से कहा। अंदर से वह मुस्कुरा रहा था क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे राजा बना दो। दक्ष ने अपना सिर उठाया और एक कदम आगे बढ़ा। दृष्ट राजा ने जोर से कहा और अपने सिंहासन की कुर्सी पर हाथ पटक कर खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत है कि हम तुम्हें पदच्युत कर दें और तुम्हें राजा बना दे? क्या तुम मरना चाहते हो? राजा ने दक्ष की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज, मैंने यह नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे सुनाई साम्राज्य का राजा बना दे। मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि युद्ध जीतने के बाद आप मुझे अक्ष साम्राज्य का राजा बना दे। मैं पहले से ही आपका वफादार हूं, मेरे नेतृत्व में अक्ष साम्राज्य हमेशा आपका अधीन रहेगा। इसके अलावा मेरे पास यह मांगने का एक और कारण है। दक्ष ने एक बहुत सुलग, अक्ष राज्य के राजा तुम्हारे पास और क्या कारण है? उसने दक्ष से पूछा। मेरे पिता, उन्होंने अपना पूरा जीवन अक्ष साम्राज्य की सेवा में लगा दिया और अंत में उन्हें केवल विश्वासघात मिला। यह मेरा मीठा बदला होगा। जिस लड़के को वे सभी कहते थे वह उनका राजा बनेगा, यह एक का काव्यात्मक न्याय होगा। मैं अक्ष साम्राज्य का राजा बनना चाहता हूं, भले ही यह सिर्फ एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। दक्ष ने उत्तर दिया। दिलचस्प, वाकई दिलचस्प, हम इस बारे में सोचेंगे। राजा ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। उसने सिंहासन पर अपनी पीठ टिका दी। तुम अब जा सकते हो। मैं सेनाओं को 2 भागों में विभाजित करने की व्यवस्था करूंगा और दूसरों के साथ इस योजना पर चर्चा करूंगा, उसने दक्ष से कहा और से जाने का इशारा किया। दक्ष ने अपना सिर हल्के से झुकाया और फिर वापस जाने के लिए मुड़ा। वह बड़े हॉल से बाहर निकला और अपने कमरे की ओर चला गया। यह अद्भुत था। तो ये तुम्हारी योजना थी? तुम सुनाए। राजा के करीब पहुंची, उसका विश्वास जीता, 2 राज्यों के बीच युद्ध करवाया, उसे युद्ध आसानी से जीतने का विचार दिया और अक्ष राज्य के लिए कहा अगर वह सहमत हो जाता है और योजना सफल हो जाती है तो तुम्हें आधिकारिक तौर पर अक्ष राज्य का राजा बना दिया जाएगा। जुन ने दक्ष की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस तरह से राजा बनना चाहता हूं कि भविष्य में मलयाई के लिए कोई परेशानी ना हो। ये तभी संभव है जब कोई दुश्मन ना हो और नागरिक उसे स्वीकार करे। ये सिर्फ बैकअप योजना है, अगर असली योजना गलत हो जाए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जून जितना ज्यादा शब्दों के बारे में सोचती गई उतनी ही उलझन में पड़ती गई। उसने सोचा था कि आखिरकार उसे समझ आ गया है कि दक्ष क्या करने जा रहा है, लेकिन जब उसने उसके शब्द सुने तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। जल्द ही दक्ष अपने कमरे में पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। उसने अपना सारा समय खेती या काम में बिताया था। वह बहुत दिनों से सोया नहीं था, उसे पहले से ही कुछ नींद आ रही थी। जुन, मैं अभी भी अपनी
अपनी सतर्कता कम नहीं करना चाहता, क्या तुम मेरे पास रह सकती हो और अगर तुम्हें कुछ दिखे तो मुझे जगा सकती हो? दक्ष ने जून से पूछा जब वह बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। ठीक है, जूनन ने जवाब दिया और उसने दक्ष के चेहरे को देखा। अच्छी लड़की, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जल्द ही वो सो गया। तारा कन तारा कन तारा कन तरान कन। अगले दिन दक्ष की नींद खुली तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने अपनी बाएं ओर देखा और पाया कि जून वहां बैठा है। मेरे लिए जागने के लिए धन्यवाद, उसने जून के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं अब बहुत तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। नींद वाकई चमत्कार करती है। दक्ष अपने कमरे के दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि खोजी वहां खड़ा था। खोजे ने कहा, महामहिम ने मुझे तुम्हें अपने पास लाने के लिए भेजा है। ओह जरूर, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वह खोजे का पीछा करते हुए ग्रेट हॉल तक गया। जैसे ही दक्ष ने बड़े हॉल में प्रवेश किया उसने पाया कि यह वैसा ही था जैसा कि जब वह पहली बार इसमें प्रवेश किया था। वहां राज्य के मंत्री थे, ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य थे और राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। वह आगे बढ़ा और राजा का अभिवादन किया। हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया कि हमने आपके द्वारा सुझा गई योजना पर दूसरों के साथ चर्चा की है और वे सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह एक अच्छी योजना है। हम इसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सेना की संरचना पूरी हो गई है, सेनाएं भी तैयार है। पहली सेना आज सीमाओं के लिए रवाना होगी और दूसरी सेना के सैनिक कल अलग अलग प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। राजा ने दक्ष को सूचित किया, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जनरल लाहू के साथ मिलकर दूसरी सेना का नेतृत्व करेंगे। आप दोनों के पास समान अधिकार होंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों एक दूसरे की सभी कमियों को दूर करने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वशून आपको जनरल हू से मिलवा जाएगा। आपको आज ही एक दूसरे से मिल लेना चाहिए और एक दूसरे को जान लेना चाहिए क्योंकि आप कल ही चले जाएंगे। राजा ने अपनी बात समाप्त की। जनरल हूँ और मैं नेता होंगे। मास्टर वू शून के बारे में क्या? दक्ष ने वू शून की ओर देखते हुए पूछा। हालांकि उसने पहले ही उत्तर का अनुमान लगा लिया था, फिर भी उसने अनभिज्ञ होने का नाटक किया। वशून और अन्य लोग मुख्य सीमा की देखभाल करेंगे। हम सभी को दूसरे हमले के लिए नहीं भेज सकते और अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करवा सकते। वे पहली सेना की मदद करेंगे, राजा ने कहा। इसके अलावा अगर वे मुझे वहां नहीं देखेंगे तो अक्ष साम्राज्य को भी यह संदिग्ध लगेगा। वे और भी अधिक सतर्क हो जाएंगे। हम उन्हें इस बात का संकेत नहीं मिलने देंगे कि कुछ गड़बड़ है, वशून ने कहा। राजा ने आगामी युद्ध के बारे में थोड़ी और बात की, फिर उसने सभी को वहां से चले जाने को कहा। तरान कन तरान कन तरान कन तरान कन। दक्ष वशून के साथ शाही महल के लंबे गलियारे में टहल रहा था। मैंने सुना है कि तुमने अक्ष राजा बनने की इच्छा व्यक्त की है और इनाम के रूप में सिंहासन मांगा है। वशून ने हंसते हुए की ओर देखा। हाँ, उसने ये तो नहीं कहा कि वह मेरी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि वह इस बारे में सोचेगा। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, वह तुम्हारा प्रदर्शन देखना चाहता है, इसीलिए उसने तुम्हें दूसरे आक्रमण दल का नेता बनाया है। यदि तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो मुझे विश्वास है कि वह तुम्हें कठपुतली राजा बनने देगा। वो शून्य ने समझाया। कठपुतली राजा? दक्ष ने भोग पूछा। और यह एक शब्द है जिसका प्रयोग हम उन राजाओं के लिए करते हैं जो दूसरों के नियंत्रण में होते हैं, जैसे कमजोर राजा जिनके पास कोई ताकत नहीं होती और जो केवल आदेशों को सुनते हैं, या वे राजा जो दूसरे राजाओं के अधीनस्थ होते हैं और जो उन्हें कहा जाता है वही करते हैं। वह शून्य ने कहा, और ये सच है, मैं कठपुतली राजा बनूंगा क्योंकि महामहिम सब कुछ पर शासन करते हैं। मैं कठपुतली राजा बनकर खुश रहूंगा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यद्यपि वह खुलेआम अपना मासूम पक्ष दिखा रहा था, परंतु अंदर ही अंदर वह उन लोगों के इस अधिकार पर हंस रहा था जो ये सोच रहे थे कि वे उसे कठपुतली की तरह रख सकते हैं। वशून को दक्ष के व्यवहार में कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह दक्ष को रॉयल प्लेस के बाहर एक विशाल गुंबद में ले गया जहां सेना के सैनिक तैयारी और अभ्यास कर रहे थे। वान जियान, तुम्हें थोड़ा और कल्टेटर जैसा दिखना चाहिए। तुम अभी भी एक योद्धा की तरह दिखते हो। अपने बल खोलो और एक पुराने दिखने वाला लबादा पहनो। हम कल जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई गलती करे और पकड़ा जाए। वापस जाओ और फिर से कोशिश करो। दक्ष ने एक सफेद बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते देखा जो एक युवा सैनिक जैसा लग रहा था। वह जनरल हो है, वह तुम्हारे साथ सेना की देखभाल करेगा। वह थोड़ा ज्यादा गंभीर है और किसी को भी चीजों को हल्के में लेते हुए और चीजों को खतरे में डालते हुए नहीं देख सकता। वह थोड़ा ज्यादा शोर भी करता है, इसलिए तुम्हें उसके साथ थोड़ा सहन करना पड़ सकता है। वो शून्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जनरल हवा शून्य ने सफेद बालों वाले आदमी के पास पहुंचते ही पुकारा। मास्टर, वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जनरल ने पूछा। मैं महामहिम के आदेश पर दक्ष को आपसे मिलने के लिए यहाँ लाया हूँ। आखिरकार आप दोनों ही हमले का ख्याल रखेंगे। बेहतर होगा कि आप दोनों एक दूसरे को जाने। वो शून्य ने कहा। जनरल हू ने आश्चर्य से दक्ष को देखा। वह दक्ष है, लेकिन वह एक बच्चा है। जब उन्होंने इस बच्चे को मेरे बराबर अधिकार दिया तो महामहिम क्या सोच रहे थे? उसने दक्ष की ओर देखते हुए जोर से पूछा। छोटे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें बताया गया है कि तुम सेना का नेतृत्व करोगे, लेकिन तुम अभी भी अनुभवहीन हो। मुझे अकेले ही सब कुछ संभालने दो। तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जनरल हू ने आंखें
घुमाते हुए कहा। दक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि जनरल हु उसका मजाक उड़ा रहा था या वह सचमुच इतना घमंडी था। उसे एहसास हुआ कि वह स्थिति से दो तरीकों से निपट सकता है, शांत दिमाग से या गुस्से से। ओह ठीक है, पर्पल में स्पिरिट शो ऑफ के साथ जागने के लिए जानी जाती है, इसे जगाने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। क्या वह दिखावा कर रहा है? मैं उससे भी बड़ा दिखावा करूंगा, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने कल वर्ल्ड स्पिरिट्स को जगाने के बारे में क्या पढ़ा था। अल्पविराम, बच्चे तुमने मेरी बात सुनी है ना? मैं हर चीज का प्रभारी हूँ जब तक हम अक्ष साम्राज्य पर कब्जा नहीं कर लेते। तुम बस बैठो और आराम करो, जनरल ने दक्ष से कहा, क्योंकि उसने देखा कि वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। दक्ष अभी भी सोच रहा था कि वह इस स्थिति का उपयोग दिखावा करने और अपनी आत्मा को जगाने के लिए कर सकता है। आप जनरल हु ही होंगे है ना? दक्ष ने सहजता से पूछा। उसने जनरल हु की तरफ एक सेकंड से ज्यादा नहीं देखा और फिर मैदान में इधर उधर देखने लगा जैसे कि वह उब गया हो। मैं जी हूँ, जनरल लू कुछ कहने ही वाले थे लेकिन उनके शब्दों को दक्ष ने रोक दिया। शश, मैं अभी बात कर रहा हूँ। एक जनरल के तौर पर आपको कभी भी किसी को बीच में नहीं रोकना चाहिए, दक्ष ने बीच में कहा। वैसे भी जनरल हूँ, आप कह रहे थे कि मैं आपको इस मिशन की देखभाल करने दूं, मैं आपको वही शर्तें देना चाहूंगा। आराम से बैठिए और देखिए कि मैं आपके लिए काम कैसे पूरा करता हूं, उन्होंने आगे कहा। तुम यदि जनरल हूँ फिर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन दक्ष ने फिर से उन्हें बीच में ही रोक दिया। तुम अभी भी नहीं सीख रहे हो है ना? दक्ष ने कहा। तुमने कहा कि तुम नहीं समझ पाए कि महामहिम ने मुझे क्यों चुना। मुझे तुम्हारे लिए उन सवालों के जवाब देने दो। जनरल हूँ जिसे तुम बच्चा कह रहे हो, उसने अक्षा साम्राज्य के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला जो अधिकार में राजा से नीचे था। अगर हम योगदान के हिसाब से देखें तो सिर्फ यह एक उपलब्धि तुम्हारे पूरे जीवन में किए गए कामों से कहीं ज्यादा है। रानकन, दक्ष ने गर्व से कहा और एक कदम आगे बढ़कर सीधे जनरल की आंखों में देखा। वह शून्य पीछे खड़ा था, चेहरे पर एक सरल मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहा था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दक्ष इतना डराने वाला था। हालांकि उसने कुछ नहीं किया, वह जनरल हु को उसकी ही दवा का स्वाद चखते हुए देखकर खुश था। उसे पहले से ही खुद को हंसने से रोकना मुश्किल हो रहा था। तुम जनरल हु को अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने दक्ष की शेखी बढ़ते हुए सुना था। शश, आज के लिए यही सही है, हम कल जा रहे हैं, इसलिए सब कुछ तैयार कर लो। एक जनरल के तौर पर आपको पहचाने जाने से बचने के लिए सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है। अपने बारे में सोचो और पहले अपनी पोशाक चुनो, हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे, सुनिश्चित करो कि सब कुछ तैयार है। दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा, चलो चलते हैं, मैं जनरल हु से मिल चुका हूँ और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि जनरल हु सब कुछ संभाल लेंगे, उसने वशुन से कहा और वह चलने लगा और स्तब्ध जनरल ह को पीछे छोड़ दिया। वशुन ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए दक्ष का पीछा किया। यह एक दिलचस्प तरीका था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? जनरल हु बहुत वफादार है, इसलिए वे मिशन को खतरे में डालने वाली कोई भी चीज नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें अब से सावधान रहना चाहिए, वह शून्य दक्ष से कहा जब वह उसके पास पहुंचा। नहीं, वास्तव में इससे उसे सेना के सामने अपनी धाक जमाने और अधिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए और भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यह इतना भी बुरा नहीं है, जहां तक मेरी बात है मैं ठीक रहूंगा, दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, मैंने सोचा था कि आप दिन का बाकी समय कार्य योजना बनाने में बिताएंगे, लेकिन आपने सारा काम उस पर डाल दिया, आप दिन के बाकी समय क्या करेंगे? भूषण ने पूछा। कार्य योजना यह सरल है और वैसी ही है जैसी मैंने महामहिम को बताई थी, मुझे यकीन है कि जनरल हु को इसके बारे में पता है। मुख्य कार्य योजना उत्तर में पहुंचने के बाद साझा की जाएगी, तब तक मैं बहुत कुछ बताना नहीं चाहता, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। बाकी दिन मैं शहर घूमने के बारे में सोच रहा था, मैं थोड़ी खरीदारी के बारे में भी सोच रहा था, दक्ष ने कहा। ओह ठीक है, तुम्हें और भी चीजों की जरूरत है, जब से मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से तुम एक ही कपड़े पहने हुए हो, इससे मुझे याद आ गया, मैं तुम्हें ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होने के लिए इनाम देना भूल गया था, तुम्हारा बैच तैयार है लो, वो शून्य ने कहा और उसने अपने मां पर हल्के से हाथ मारा। उन्होंने दक्ष को एक चांदी का बिल्ला दिया। ये बैच तुम्हारा प्रमाण है, ये दर्शाता है कि तुम वास्तव में हमारे ड्रैगन स्क्वाड का हिस्सा हो। तुम इस बैच का उपयोग हर महीने 500 सोने के सिक्कों के मूल्य तक की कोई भी चीज खरीदने के लिए कर सकते हो, बिल हम वहन करेंगे, बस ये बैच दुकान के मालिक को दिखाओ और वह सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। वो शून्य दक्ष से कहा, यह अच्छी बात है, मैं पैसे मांगने के बारे में सोच रहा था, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? उसने वशुन से पूछा। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे कुछ घंटों में निकलना है। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य ये सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर जा रहे हैं कि तैयारियां अच्छी है, आखिरकार सीमा हमारी पहली प्राथमिकता है, वो शून्य ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, अलविदा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। अगली बार हम शायद तब मिलेंगे जब तुम राजधानी पर कब्जा कर लोगे, शुभकामनाएं, वशुन ने दक्ष से कहा और हंसते हुए कहा, मैं अब विदा लेता हूँ। वशुन दक्ष को पीछे छोड़कर चला गया। अगली बार जब हम मिलेंगे हो, दक्ष ने वशुन की दूर
दूर की ओर देखते हुए कहा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी। उसने आह भरते हुए कहा। वह मुड़ा और सेंट्रल मार्केट की दिशा में चला गया। दक्ष बाजार पहुंचा और हथियार की दुकान में गया ताकि देख सके कि वह किस तरह के हथियार खरीद सकता है। ड्रैगन स्क्वाड में आपको क्या दिखा सकता हूँ। युवा मास्टर दुकान का मालिक दक्ष का स्वागत करने आया क्योंकि वह पहले से ही अपने ड्रैगन रोब में था। मुझे हथियार चाहिए, मुझे अपनी सबसे अच्छी तलवारें दिखाओ, दक्ष ने उस आदमी से कहा। वह अपनी गंभीर छवि बनाए हुए था जैसे कि वह किसी बड़े कबीले का युवा मास्टर हो, क्योंकि वह अभी भी दिखावे के साथ अपनी युद्ध भावना को जगाने के विचार का पालन कर रहा था। बिल्कुल, कृपया मेरे पीछे आइए, मैं आपको हमारी सबसे कीमती तलवारों के पास ले चलूंगा, दुकान के मालिक ने कहा और नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर चलने लगा। दक्ष भी पीछे पीछे नीचे चला गया। 5 मिनट से ज्यादा सीढ़ियां उतरने के बाद दक्ष ने खुद को एक भूमिगत हॉल में पाया जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह पूरी तरह से चांदी से बना है और इसमें सोने से बने डिजाइन है। दीवारों के पास सभी तरह के हथियार रखे हुए थे, कुछ तो दीवारों पर टंगे भी थे। ये हमारे सबसे अच्छे हथियार हैं। ये हथियार हमारे विशेषज्ञ कारीगरों की हजारों घंटों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आप खुद देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद है। दुकान के मालिक ने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। दक्ष सामने की दीवार के पास गया और दीवार पर लटकी तलवार को छुआ। यह एक निर्णायक वध है। यह एक तलवार है जो लगभग 100 साल पहले बनाई गई थी। इसे 3 उच्च श्रेणी के कारीगरों ने बनाया था जिन्होंने इस एक परियोजना पर काम किया था। मैं उस समय जीवित नहीं था, लेकिन मैंने जो सुना है उसके अनुसार इस तलवार को बनाने में उन्हें 3 महीने लगे थे। अगर हम उस समय को न ले जो उन्होंने कोशिश करने और असफल होने में लगाया था, तो इस तलवार को बनाने में 2 साल की कड़ी मेहनत लगी होगी। दुकान के मालिक ने दक्ष को बताया। इसकी कीमत कितनी है, इसकी खासियत क्या है, दक्ष ने दुकान मालिक से पूछा। ये तलवार अटूट है, ये क्षतिग्रस्त हो सकती है, लेकिन आप लोगों का वध करके तलवार को ठीक कर सकते हैं। आप जितना अधिक लोगों को मारेंगे ये तलवार उतनी ही अधिक ठीक होगी जब तक कि यह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में न आ जाए, इसलिए इसका नाम डिफाइनिंग स्लॉटर रखा गया है। दुकान के मालिक ने उत्तर दिया। ओह, एक तलवार जो खुद को ठीक कर सकती है, ये बहुत अच्छी है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यह अच्छी बात है, लेकिन यदि यह इतना ही कर सकता है तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, उसने सोचा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। दुकान मालिक ने कहा, जहां तक कीमत की बात है तो ये केवल 3000 स्वर्ण सिक्के हैं। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और अगले हथियार की ओर बढ़ गया। अगला हथियार भी तलवार ही था, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा था। तलवार का ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नीले क्रिस्टल से बना हो जो अर्ध पारदर्शी था। दूसरी ओर तलवार की मूठ किसी लाल क्रिस्टल से बनी हुई लग रही थी। इस तलवार के पीछे क्या कहानी है, दक्ष ने दुकान मालिक से पूछा। तलवार ये हमारे सबसे अच्छे हथियारों में से एक है। इसे ज्वलंत बर्फ तलवार कहा जाता है। इसे ज्वलंत क्रिस्टल और दुर्लभ बर्फ क्रिस्टल को मिलाकर बनाया गया है। आजकल ऐसी सामग्री मिलना लगभग असंभव है, इसलिए ये तलवार एक तरह की है। इस तरह की दूसरी तलवार के आने की संभावना लगभग असंभव है, दुकान के मालिक ने कहा। क्या इस तलवार में इसके अलावा और भी कुछ है सिवाय इसके कि यह कीमती सामग्री से बनी है? दक्ष ने पूछा। उसे इस बात की कम जिज्ञासा थी कि यह किस सामग्री से बनी है, बल्कि इसके प्रभावों के बारे में ज्यादा। इस ज्वलंत बर्फ की तलवार के प्रभाव भी अविश्वसनीय है। आप जानते हैं कि बर्फ और आग के क्रिस्टल से कुछ बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आग और बर्फ एक दूसरे का विरोध करते हैं। इस तलवार द्वारा बनाए गए घावों को वही अराजक ऊर्जा मिलती है। उन घावों को ठीक करना असंभव है। कोई भी उपचार सामग्री तलवार के घावों को ठीक नहीं कर सकती, दुकान के मालिक ने कहा। इसके अलावा अगर घाव गहरा है तो इस बात की थोड़ी संभावना है कि जिस व्यक्ति को इस तलवार के घाव लगे हैं उसे जहर हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रभाव से पीड़ित है तो ज्वलंत बर्फ का जहर उसके शरीर को तबाह कर देगा। ये जहर धीरे धीरे व्यक्ति की जीवन शक्ति को चूस लेगा। व्यक्ति को न केवल जहर से दर्द महसूस होगा, बल्कि जब तक वह अपने शरीर से जहर को बाहर नहीं निकाल लेता तब तक वह दोगुनी गति से बूढ़ा होता जाएगा। उन्होंने आगे कहा, अद्भुत, ये तलवार बहुत अच्छी है, आक्रामक प्रभाव अविश्वसनीय है। इसकी कीमत कितनी है, दक्ष ने पूछा। दुकान मालिक ने जवाब दिया, तलवार की कीमत केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं है। क्या बकवास है, वह केवल 1 लाख स्वर्ण सिक्के बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को हर महीने केवल 5 स्वर्ण सिक्के भत्ता मिलता है, जो पहले से ही बहुत भव्य है, और ये तलवार 200 गुना अधिक महंगी है, और वह केवल 1 लाख सिक्के ही बुलाता है। दक्ष ने उस आदमी को देखते हुए सोचा। वह उस आदमी को जोर से कोसना चाहता था, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण कर लिया। उसके पास केवल 500 सोने के सिक्के थे और वह इसे खरीद नहीं सकता था, लेकिन वह उन्हें खरीदने के लिए महंगी तलवारें भी नहीं देख रहा था। वह यहाँ किसी और कारण से आया था। ये तलवार बहुत अच्छी है और इसकी कीमत केवल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं है, इतनी भी बुरी नहीं है, दक्ष ने शांति से अपना सिर हिलाते हुए कहा। दुकान मालिक को कुछ आश्चर्य हुआ कि
दक्ष ने तलवार की कीमत पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अब उसे यकीन हो गया था कि दक्ष किसी अमीर परिवार से है। हाँ, ये बहुत सस्ती है, क्या आप तलवार खरीदना चाहेंगे? दुकान मालिक ने पूछा। नहीं, वास्तव में नहीं, मुझे लाल और नीले रंग का संयोजन पसंद नहीं है, दक्ष ने हाथ मिलाते हुए कहा। वह अगले हथियार की ओर बढ़ा जो एक भाला था। क्या तुम्हें भालों में रुचि है? दुकान मालिक ने दक्ष से पूछा। हो सकता है, मैं कई हथियारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर यह कुछ ऐसा है जो मुझे योग्य लगता है तो मुझे परवाह नहीं है कि यह कौन सा हथियार है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने भाला उठाया और उसे अपने हाथों में लहराया। ये हल्का और मजबूत है, मुझे इसके बारे में और बताओ, उसने दुकान मालिक से कहा और भाला वापस रख दिया। यह एक भाला है जो हाल ही में बनाया गया है, हमारे कारीगरों ने इसे कल ही बनाना समाप्त किया है। यह ओबेलिस्क अयस्क से बना है। मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि ओबेलिस्क अयस्क एक अटूट वस्तु के रूप में जाना जाता है जिससे कुछ भी बनाना कठिन है, लेकिन हमारे कारीगरों ने इस पर दिन रात काम किया। वे ओबेलिस्क अयस्क से भाला बनाने में कामयाब रहे, दुकान के मालिक ने कहा। उन्होंने आगे कहा, यह हल्का, मजबूत और अटूट है, ऐसा कहा जाता है कि यह किसी भी चीज को भेदने में सक्षम है। अच्छा लगता है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। इसकी कीमत कितनी है? केवल 6 स्वर्ण सिक्के, दुकान मालिक ने उत्तर दिया। दक्ष अगले हथियार की ओर बढ़ गया। इसी तरह खोज जारी रही, एक के बाद एक दक्ष ने अपने लिए सही हथियार खोजने के लिए दुकान में सभी हथियारों के बारे में पूछताछ की। उसे सभी तरह के हथियार दिखाए गए जिनमें धनुष भी शामिल थे। यहाँ लगभग सभी हथियार 1000 सोने के सिक्कों से ज्यादा महंगे थे। जहाँ तक यहाँ सबसे महंगे हथियार की बात है तो वह अभी भी फ्लेमिंग आइस स्वॉर्ड था। ये यहाँ का आखिरी हथियार है, ये केवल 7000 सोने के सिक्के हैं, दुकान के मालिक ने दक्ष के हाथ में मौजूद चाकू के बारे में बताते हुए कहा। ये भी अच्छा है, आपके पास यहाँ कुछ बहुत बढ़िया हथियार है, लेकिन किसी ने मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। मुझे वापस जाना होगा और सोचना होगा कि मुझे किस हथियार का उपयोग करना कम उबाऊ लगता है। मैं कुछ खरीदने के लिए वापस आऊंगा, दक्ष ने दुकान के मालिक से कहा और कुछ ना खरीदने का बहाना बनाया। उसने चाकू वापस रख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, अपना समय लो और सोचो कि तुम क्या चाहते हो, तुम किसी भी समय हमारे पास आ सकते हो, दुकान के मालिक ने दक्ष से कहा। हाँ, मैं विदा लेता हूँ। दक्ष सीढ़ियों की ओर चला और ऊपर चला गया। दुकान मालिक वहीं रुक गया और उसने आह भरी। उसे अभी भी उम्मीद थी कि दक्ष वापस आएगा और कुछ खरीदेगा। वह भी ऊपर जाते हुए आह भरने लगा। दक्ष दुकान से बाहर निकला और चला गया। तो तुम कौन सा हथियार चुराने जा रहे हो? जब दक्ष दूर जा रहा था तो उसने अचानक कुछ शब्द सुने। जूनन, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं चोरी करूंगा? दक्ष ने हंसते हुए पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? ये स्पष्ट था, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं था और फिर भी तुम उन सभी हथियारों और उनकी कीमतों के बारे में पूछ रहे थे। ये स्पष्ट था कि तुम चोरी करने के लिए सबसे अच्छा हथियार खोजने की कोशिश कर रहे थे। जून ने दक्ष से कहा। हाँ, अरे तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, अगर यह सामान इतने महंगे नहीं होते तो मैं इन्हें खरीद लेता। साथ ही मैंने उसे अंत में चेतावनी भी दी थी कि मैं कुछ लेने के लिए वापस आऊंगा, अगर वह चतुर है तो वह कुछ कर सकता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उसे यह जानने के लिए भगवान होना पड़ेगा कि तुम उसके तहखाने में टैलीप कर सकती हो और कुछ भी चुरा सकती हो, क्योंकि तुम पहले ही तहखाना देख चुकी हो और वहां टैलीप करने के लिए सभी मानदंड पूरे कर चुकी हो। जून ने आंखें घुमाते हुए कहा। तो तुम कौन सा हथियार ले रही हो? ज्वलंत बर्फ तलवार अच्छी है, ये सबसे महंगी है और इसके प्रभाव भी सबसे अच्छे हैं, मैं इसे ले लूंगा, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। उससे पहले चलो, मेरे पास जो 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं उन्हें खर्च कर दे, मुझे जाने के लिए तैयार भी होना है, दक्ष ने कपड़ों की दुकान की ओर बढ़ाते हुए कहा। वह कपड़ों की दुकान में गया और दुकानदार के पास गया। उसने अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदे। उसने ज्यादातर गहरे रंग के कपड़े चुने जो अंधेरे में आसानी से घुल मिल सके। कपड़ों की कीमत सिर्फ 5 सोने के सिक्के थी, इसलिए उसके पास अभी भी बहुत सारा पैसा बचा था। इसके बाद वह एक स्वादिष्ट दिन के लिए एक रेस्तरां चला गया, क्योंकि यह शायद यहाँ उसकी आखिरी रात थी। वह जहां भी गया उसके ड्रैगन स्क्वाड के वस्त्रों के कारण उसका सम्मान किया गया। जाने से पहले उसने जी भरकर खाया। वह हथियार की दुकान की ओर वापस चला गया। जो उसे चाहिए था उसे लेने के लिए तैयार, वह हथियार जो आने वाली लड़ाई में उसका होने वाला था। दक्ष हथियार की दुकान की ओर चला गया, लेकिन वह वहां नहीं रुका, इसके बजाय वह आगे बढ़ता रहा। वह दुकान से लगभग 200 मीटर दूर एक गली में रुका, ये सुनिश्चित करने के कि आसपास कोई नहीं है। वह जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया और वे अपने मूल रंग से काले रंग की हो गई। जैसे ही दक्ष गायब हुआ उसके आसपास का स्थान अस्थिर हो गया। दक्ष हथियार की दुकान के भूमिगत स्थान पर दिखाई दिया। वहां आते ही उसने छाया परिवर्तन को सक्रिय कर दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर कोई हॉल में आसपास हो तो उसे ना देखा जाए। दक्ष ये देखकर चकित था कि सौभाग्य से आसपास कोई नहीं था। पूरी जगह बिल्कुल खाली थी। सीढ़ियों के दरवाजे बंद होने के कारण वहां अंधेरा था। स्वतंत्र शासन, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह ज्वलंत बर्फ की तलवार के पास गया और उस तलवार को दीवारों से उतार लिया। जैसे ही उसने तलवार को पकड़ा वह ये
देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि यह कितनी अच्छी लग रही थी। उसे लगा कि तलवार उसके हाथों में ना तो बहुत ठंडी थी और ना ही बहुत गर्म, ये बिल्कुल सही तापमान था। उसने सोचा कि यह गर्म होगा क्योंकि उसने फ्लेमिंग क्रिस्टल से बनी मूठ पकड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि बर्फ के क्रिस्टल ने इसे पूरी तरह से संतुलित कर दिया है। उसने तलवार को अपने हाथ में थामा और कुछ सेकंड के लिए उसके रूप को निहारा, फिर उसे म्यान में रख लिया। उसने म्यान पहले ही बाजार से खरीद लिया था क्योंकि वह यहाँ से जाने के बाद तलवार को उजागर नहीं करना चाहता था। म्यान में चमड़े की एक सामग्री भी लगी हुई थी जो तलवार की मूठ को भी छिपा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जल्दी एक और म्यान पकड़ना पड़ेगा। ये चीजें तभी तक उपयोगी है जब तक मुझे मेरी स्टोरेज रिंग वापस नहीं मिल जाती। दक्ष ने हॉल के दूसरी तरफ जाते हुए कहा। दीवार पर एक सुनहरा चाकू लटका हुआ था। उसने चाकू उठाया और उसे अपने कपड़ों के अंदर रख लिया, फिर वह वापस टेलीप हो गया। उसने जो चाकू उठाया था उसका नाम था कुंडली का चाकू। कहा जाता था कि इसे चाहे जितनी दूर से फेंका जाए यह अपने लक्ष्य को भेद आता है। इसे हाथों से नहीं रोका जा सकता था, इसे सिर्फ हथियारों से ही रोका जा सकता था। दक्ष ने खुद को एक सुनसान गली में पाया जहाँ कोई नहीं था। उसने अपने हाथ में म्यान पकड़ी और मुख्य सड़क की ओर चल पड़ा। वह भीड़ में घुल मिल गया और शाही महल की ओर वापस चला गया क्योंकि उसकी बाहरी मुलाकात पूरी हो चुकी थी। वापस जाते समय उन्होंने आर्मी ग्राउंड में एक बार फिर जाकर देखने का निर्णय लिया कि तैयारी कैसी चल रही है। वह सेना के मैदान में घुसा और चारों ओर देखा। ज्यादातर लोग तैयार हो रहे थे जबकि कुछ लोग पहले से ही साधारण कपड़ों में थे और असली किसान लग रहे थे। सैनिक नहीं, तैयारी अच्छी चल रही है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा और पीछे मुड़ा और चलने लगा। वहीं रुको, जब दूर जा रहा था तो उसने पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनी। वह पीछे मुड़ते समय रुक गया क्योंकि उसने उस व्यक्ति की आवाज पहचान ली थी जो उसे बुला रहा था। क्या आपको कुछ चाहिए जनरल हु? दक्ष ने जनरल हु की तरफ देखते हुए पूछा। वह जानता था कि जनरल शायद परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सुनिश्चित करने के लिए सवाल पूछा। हाँ मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मास्टर के सामने दिखावा करके चले जाओगे तो तुम गलत हो। तुम मेरे सैनिकों पर शासन करने का अधिकार चाहते हो, तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम इसके योग्य हो। मुझसे लड़ो और जीतो, तभी मैं तुम्हें अधिकार दे सकता हूं, जनरल ने दक्ष से कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि लगभग सभी ने उसे सुना। वे सभी दक्ष की ओर देखने लगे, ये सोचकर कि वह इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। वह फिर से दिखावा कर रहा है। अगर सांप समरा यहाँ होता तो वह आदमी शब्दों से रो रहा होता। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं शेखी बारने और दिखावा करने में सांप सम्राट जितना बेशर्म नहीं हो सकता। दक्ष ने सोचा, हालांकि उसने अपना कमजोर पक्ष नहीं दिखाया। वह गर्व से खड़ा था, जनरल हु को देख रहा था। मेरे प्यारे जनरल हु, क्या आप यहाँ अपनी स्थिति को बड़ा चढ़ाकर नहीं आंक रहे हैं? मेरे पास भी आपके समान ही अधिकार है जो मुझे महामहिम द्वारा दी गए हैं। मुझे नहीं पता कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से राजा नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी चीज के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता है। मुझे राजा द्वारा स्वयं सभी आवश्यक अनुमति यहाँ दी गई है। यदि आपको इससे कोई समस्या है तो आप उनके सामने रो सकते हैं, दक्ष ने कहा और वह वापस मुड़ा और जाने लगा। मैंने कहा था कि तुम बिना लड़े नहीं जा सकते, जनरल हु ने गरजते हुए कहा और वह दक्ष के पीछे ने लगा। वह मूर्ख है ना? दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही जनरल हु दक्ष के पास पहुंच गया। उसने दक्ष का हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने पाया कि दक्ष उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। क्या? वह असमंजस में चिल्लाया, लेकिन अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे धक्का दिया है। वह मुंह के बल गिर पड़ा। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि किसी पर पीछे से हमला करना बहादुर योद्धा का काम नहीं है? दक्ष ने जमीन पर पड़े उस आदमी से कहा, लेकिन उसे अचानक याद आया कि उसने भी ऐसा ही किया था। दूसरे योद्धा उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। अल्पविराम, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो ऐसा करना उचित है, लेकिन बिना उकसावे के ऐसा करना वास्तव में कोई शिष्टाचार नहीं है। बस याद रखो कि मैंने तुम्हें बस धक्का दिया था। अगर मैं दुश्मन होता तो यह एक साधारण धक्का नहीं होता, तुम अब तक मर चुके होते। अपनी सीमा को पहचानो, राजा तुमसे ज्यादा समझदार है। वह जानता है कि उसके पास क्या है और वह प्रतिभा को पहचान सकता है। तुम्हें उसकी दृष्टि पर भरोसा करना चाहिए, दक्ष ने जवाब दिया और वह चलने लगा। जनरल खड़े होकर दक्ष को जाते हुए देखते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसने बस अपना सिर नीचे किया और आह भरी उसे एहसास हो गया था कि यह उसकी हार थी। अगर दक्ष वाकई दुश्मन होता तो उसके हाथ में चाकू होता, ये पीठ में छुरा घोंप में जैसा होता और वह मर जाता। उसे पता था कि वह हार गया है और वह सबके सामने हार गया। वह पीछे मुड़ा। तुम सब क्या देख रहे हो? काम पर लग जाओ, कल जाने से पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, उसने सैनिकों पर चिल्लाते हुए कहा। तरानकन 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 वापस महल में गया और अंदर प्रवेश किया। वह अपने कमरे में वापस चला गया, दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गया। उसने म्यान को बिस्तर पर रख दिया। उसने अपनी जेब से सुनहरा चाकू निकाला और जरूरतमंद के पास रख दिया। अब हमारे पास अच्छे हथियार भी है, सब कुछ तैयार है, दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। तुम समय की तलवार की खोज कब करने जा रहे हो?
हो? कसू ने दक्ष से पूछा जब वह उसके के पास आई। कल, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कल क्या आप सेना के साथ अक्ष साम्राज्य के उत्तर की ओर नहीं जा रहे हैं? क्या आप उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं? जून ने असमंजस में पूछा। नहीं बेवकूफ, क्या तुमने नक्शा नहीं देखा? दक्ष ने व्यंगपूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। उसने नक्शा बिस्तर पर रखा और उसे खोला। उस रहस्य के अनुसार समय की तलवार पाने के लिए हमें जिस शहर तक पहुंचना है वह यही है और अक्ष राज्य के उत्तर में जाने के लिए हम इस मार्ग से जाएंगे। अब समझ में आया, उसने नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा। आह, तो ये रास्ते में है, ये चतुराई है। जू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। दक्ष ने हंसते हुए कहा। रास्ते में मैं इस शहर में रुकूंगा और समय की तलवार की खोज करूंगा। चूंकि हर कोई अलग अलग यात्रा करेगा, इसलिए मेरे पास किसी का इंतजार करने या जल्दी करने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी मेरी यात्रा की गति तेज है, मैं समय की तलवार को खोजने के लिए अपने शेड्यूल से 1 सप्ताह का समय निकाल सकता हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने नक्शे को फिर से मोड़ा और एक तरफ रख दिया। जून, उसने अचानक कहा और जून की ओर देखा। क्या? जून ने संदेह भरी नजरों से दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे अभी एहसास हुआ कि आखिरी बार तुम्हें चूमे हुए काफी समय हो गया है। उसने जून के हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ तुम्हारे सपनों में? जून ने आंखें घुमाते हुए कहा। लेकिन उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। मुझे एक शर्त याद आ रही है जो मैंने जीती थी। क्या तुम्हें उस शर्त में मेरी जीत के इनाम के रूप में जब भी मैं मांगू मुझे एक चुंबन नहीं देना चाहिए था? दक्ष ने हंसते हुए कहा। तुम? जून ने दक्ष को घूरते हुए कहा। कानूनी तौर पर तुम पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें मुझे चूमना चाहिए, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। उसने उसका हाथ छुड़ाया। जून ने उसे शून्य दृष्टि से देखा। हम तुम्हें लगता है कि मैं वादा तोड़ दूंगी? पिछली बार तुम जीत गई थी, मैं अपने वादे पर खरा न उतरने के कारण बुरी तरह हारी हुई नहीं। कहला उंगलियों तक चले एक छोटे से चुंबन के बाद वह पीछे हटी और दक्ष के होठों को छोड़ दिया, फिर गायब हो गई। दक्ष बिस्तर पर लेटते हुए मुस्कुराया। मुझे घर वापस आने में अभी 1 महीना और लगेगा। हाँ ठीक है, मैं अभी भी उस अजीब कब्र में फंसा हुआ हूँ। वहां पहुंचने के बाद मुझे वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। कम से कम मैं लड़कियों से फिर से मिल तो सकूंगा। जहां तक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बात है तो वहां निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसे याद आया कि इस परीक्षण के लिए बुलाए जाने से पहले वह कहा था, मुझे उम्मीद है कि उस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा। इस जगह को छोड़कर वहां फंस जाना आदर्श नहीं होगा, लेकिन मेरा परिवार और मेरी अनुभूति वही है। उसने आह भरते हुए कहा। मुझे अभी भी जीशान को ढूंढना है और उसकी शादी में शामिल होना है। इसके लिए बहुत देर नहीं हो सकती और मिंगू का परिवार भी मेरे वहां पहुंचने का इंतजार कर रहा है। उसके इलाके में युद्ध चल रहा है, मैं देरी नहीं कर सकता। अगर हमारे वहां पहुंचने से पहले उसका घर नष्ट हो गया तो वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। उसने कहा। करने के लिए बहुत सारे काम है। उसने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा। ये सिर्फ वे चीजें थी जिनके बारे में वह जानता था। जहां तक उन चीजों का सवाल है जिनके बारे में वह नहीं जानता था, वे और भी ज्यादा थी। उसे नहीं पता था कि घर पर दक्ष के लिए कितनी चीजें इंतजार कर रही थी। हालांकि ऐसी चीजें जो उसे मारने के लिए खतरनाक थी, वह अभी भी उन 2 रहस्य लोगों के बारे में नहीं जानता था जो उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। उसके पहले ट्रायल के दोस्त टरा और उसका भाई भी डार्क सोल सेक्ट में कैद थे। उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह अभी भी यही सोच रहा था कि ट्रायल की पहली दुनिया कोई असली दुनिया नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानता था तो वह केवल कसू थी और वह भी सब कुछ नहीं जानती थी। जून दक्ष के रक्तरेखा मंदिर के अंदर खड़ी थी। वह एक दर्पण के सामने जमीन पर बैठी थी जो उसका प्रतिबिंब दिखा रहा था। जल्द ही वह समय आ जाएगा, काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती। उसने हताशा में अपनी मुट्ठी जमीन पर पटते हुए कहा। दर्पण में एक छाया दिखाई दी जो जून की ओर देख रही थी। जून ने छाया को देखा और कुछ देर तक हिली नहीं। कुछ देर बाद वह खड़ी हुई और आईने के करीब चली गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और दर्पण को छुआ। दर्पण के अंदर की छाया ने भी अपना हाथ बढ़ाया और उसी स्थान को छुआ जिसे शुन छू रही थी। मुझे माफ कर दो, जून ने आईने में देखते हुए कहा। न शेन छाया थोड़ा हिली, फिर उसने अपना हाथ हटाया और गायब होने लगी। जून ने खाली आईने को देखा और फिर आह भरी आईने को देखते हुए उसकी आंखों से एक आंसू गिर पड़ा। उसने अपना हाथ आईने से हटाया और घुटनों के बल बैठ गई। मैं चाहती हूँ कि चीजें अलग हो। उसने बुदबुदा या रक्तवंश मंदिर में शाश्वत शांति छा गई तथा पूरे मंदिर में केवल उसके शब्द ही सुनाई दे रहे थे। जून की आंखें नम थी जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, लेकिन उसने अपनी आंखों से आंसू नहीं पहुंचे तारांकित और जल्द ही एक और सफलता हासिल कर ली। जब वह खड़ा हुआ तो सुबह का समय था। उसने अपने कपड़े बदले और जो नए कपड़े उसने खरीदे थे उन्हें पहन लिया। उसने फीनिक्स ब्लड रोब पहना और उसे काले लबादे से ढक दिया। उसने अपनी पीठ पर म्यान रखा जिस पर ज्वलंत बर्फ की तलवार थी। उसने कुन का सुनहरा चाकू भी अपने कब्ज में रख लिया।
उसने नक्शा भी अपने हाथ में थाम लिया। इससे पहले कि वह आखिरकार तैयार हो जाता, वह कमरे से बाहर निकला और महल से बाहर निकल आया। उसने देखा कि जनरल वू पहले से ही महल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। आप देर से आए हैं, जनरल वू ने जैसे ही दक्ष महल से बाहर निकला कहा। आप अभी तक नहीं गए? दक्ष ने जनरल वू से पूछा। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिरकार हम दोनों ही इस मिशन के कमांडर हैं, अच्छा होगा कि हम साथ साथ निकले, जनरल ने दक्ष से कहा। बाकी लोग चले गए? दक्ष ने पूछा। हाँ, वे कुछ समय पहले ही चले गए थे। सभी लोग योजना के अनुसार अलग अलग गए थे। वे सभी जानते हैं कि कहाँ मिलना है। व्यापारी संघ की भी व्यवस्था हो गई है, वे हथियार लेकर वहां हमसे मिलेंगे। हम अब जा सकते हैं, जनरल हू ने दक्ष से कहा। जनरल हू, मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मैं अकेले जाना पसंद करूंगा। अगर हम दोनों अलग अलग हो तो बेहतर होगा। अगर हम में से किसी एक के साथ कुछ बुरा होता है तो दूसरा व्यक्ति फिर भी मिशन का ध्यान रख सकता है, लेकिन अगर हम दोनों एक साथ हैं तो एक बुरी घटना हम दोनों को एक साथ मार सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं अकेले यात्रा करूंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा को बुलाने वाली बांसुरी निकाली जो उसे बमिल से मिली थी। वह यात्रा करने के लिए स्पिरिट ईगल बीस्ट का उपयोग करने जा रहा था। हालांकि उसे ड्रैगन स्क्वाड का सदस्य होने के कारण डार्क विंड हॉर्स का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, लेकिन उसे इसकी अनुमति नहीं दी गई। हर कोई एक असंत साधक के रूप में यात्रा करने जा रहा था। डार्क विंड हॉर्स ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों का एक वाहन था और हर कोई यह जानता था। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पहचाने, इसलिए दूसरे आक्रमण दल में कोई भी पहचाना नहीं गया। क्या तुम सचमुच मेरे साथ नहीं आ रहे हो? मैं रास्ते में तुम्हारी रक्षा कर जनरल हू ने भौंसी कोरते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। जनरल हू ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर आह भरी वह पीछे मुड़ा और चलने लगा। दक्ष ने भी अपनी आत्मा बांसुरी बजानी शुरू कर दी। जल्द ही एक सुंदर पंखों वाला ईगल आत्मा जानवर उड़ता हुआ उसके सामने उतरा। स्वागत है छोटे दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले थे, दक्ष ने पंख वाले बाज के सिर पर थपथपाते हुए कहा। वह पंख वाले बाज पर चढ़ गया। दक्ष आत्मा ईगल पर बैठ गया जो सुनाई साम्राज्य के शाही शहर से दूरक्ष साम्राज्य की दिशा में उड़ने लगा। स्पिरिट ईगल पर यात्रा में कुछ दिन लगने वाले थे, जिससे दक्ष को रास्ते में साधना करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। वह पूरी यात्रा के दौरान साधना करता रहा और एक पल के लिए भी नहीं रोका। वह अभी भी सुनाई साम्राज्य के अंदर था, इसलिए उसके लिए यात्रा आसान और शांतिपूर्ण होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भले ही वह दुश्मन के इलाके में नहीं था, लेकिन रास्ते में उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब दक्ष सुनाई साम्राज्य के एक बड़े शहर के ऊपर से उड़ रहा था तो उसे रास्ते में एक बाधा मिली। कुछ उड़ने वाले जानवर उसकी दिशा में आ रहे थे। उड़ने वाले जानवरों के ऊपर इंसान थे। उन सभी ने एक जैसे रंग के कपड़े पहने हुए थे जिन पर लोमड़ी का प्रतीक बना हुआ था। हालांकि दक्ष को नहीं पता था कि यह लोमड़ी का प्रतीक क्या दर्शाता है, लेकिन ये स्पष्ट था कि यह लोग एक ही संगठन से थे। दक्ष ने अपने स्पिरिट ईगल को बगल की ओर खिसकाया ताकि जानवर उसके पास से निकल सके। आमतौर पर वह किसी को भी गुजरने देने के लिए बगल की ओर नहीं खिस सकता, लेकिन इस समय उसने इसकी परवाह नहीं की। वह जल्दी में था। वह इस आत्मा की दुनिया में एक सेकंड भी ज्यादा नहीं बिताना चाहता था। अजीब बात यह है कि जैसे ही दक्ष ने अपने स्पिरिट ईगल को बगल की ओर बढ़ाया, दूसरे लोगों ने भी अपने स्पिरिट बीस्ट को उसी दिशा में घुमाया। दक्ष को एहसास हुआ कि यह लोग उससे आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे या तो किसी कारण से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे या फिर उससे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। दक्ष ने अपने आध्यात्मिक ईगल की गति को तब तक धीमा किया जब तक कि वह पूरी तरह रुक नहीं गए। अन्य लोगों ने भी अपने पशुओं को उससे लगभग 10 मीटर पहले ही रोक दिया। क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? दक्ष ने पूछा। ये कैसा सवाल है? क्या तुम इस शहर में नए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये हमारे जू कबीले का क्षेत्र है? हमारे हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के लिए तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। जल्दी करो और हमें 100 स्वर्ण सिक्के दो, उनमें से एक ने दक्ष से कहा और उसने अपनी बाहें अपनी छाती के पास मोड़ ली और दक्ष की ओर देखा। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? ये पूरी जमीन और हवा महामहिम राजा की है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम लोग राजा हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। हमारे शब्दों को बदलने की कोशिश करना बंद करो। बेशक हम राजा नहीं है, लेकिन हमारा जू कबीला महामहिम का एक वफादार अधीनस्थ और इस शहर का सबसे शक्तिशाली कबीला है। मुझे परेशान करने की कोशिश करना बंद करो और हमें पैसे दो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम हमारे हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते। जमीन पर उतर और पैदल ही शहर में घूमो। आदमी ने जवाब दिया। क्या आप इस छोटे से दल के नेता हैं? आपका नाम क्या है? दक्ष ने पूछ। मेरा नाम जूला है, उस आदमी ने गर्व से अपना सिर हिलाते हुए दक्ष को जवाब दिया। तो तुम जू कबीले से हो? सुनो बच्चे, मेरे पास मौज मस्ती करने का समय नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे भी नहीं है। एक तरफ हटो और मुझे जाने दो। तुम्हारे हवाई क्षेत्र से यात्रा करने की लागत जैसी कोई चीज नहीं है। मैं कुछ दिन पहले अपने साथियों के साथ यहाँ से यात्रा कर चुका हूँ। एक तरफ हट जाओ, दक्ष ने उस आदमी से कहा और अपना सिर हिलाया। झूठ बोलना बंद करो। हर कोई जानता है कि केवल शाही शहर के उच्च पदस्थ लोग जो
डार्क स्पिरिट हाउस पर यात्रा करते हैं और विभिन्न शहरों के नेता बिना कुछ भुगतान किए इस जगह से गुजर सकते हैं। मैंने सभी शहर के नेताओं की तस्वीरें देखी है, तुम उनमें से नहीं हो। जहां तक तुम्हारे जानवर की बात है, भले ही स्पिरिट ईगल जानवर एक अच्छा जानवर है, लेकिन यह निश्चित रूप से डार्क स्पिरिट हाउस नहीं है। जूला ने दक्ष से कहा, देखो बच्चे, मेरे पास रॉयल सिटी में एक डार्क स्पिरिट हाउस है, मैं कुछ कारणों से उसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। एक तरफ हटो और मुझे जाने दो, मैं महामहिम के एक महत्वपूर्ण मिशन पर हूँ, दक्ष ने उस आदमी से कहा और भौंसी कोरली। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा? तुम्हारे पास एक डार्क स्पिरिट हाउस है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास डार्क स्पिरिट हाउस है वह स्पिरिट ईगल पर यात्रा नहीं करेगा, और तुम महामहिम के मिशन पर हो। हाँ, अगर यह सच है तो मैं स्वर्ग का शासक हूँ, जुलाई ने जोर से हंसते हुए कहा। राजा द्वारा एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपे जाने के बारे में क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके पास एक महत्वपूर्ण मिशन और उच्च पद हो उसे धीमी गति वाले जानवर पर यात्रा करने के लिए कहा जाए, जबकि वह तेज डार्क स्पिरिट गुणों का उपयोग कर सकता है। तुम्हारा झूठ उन लोगों पर काम नहीं करेगा जो राज्य के अंदरूनी कामकाज को जानते हैं, बेवकूफ, जुलाई ने कहा। जुलाई, दक्ष ने अचानक कहा। क्या? जुलाई ने पूछा, तुम मूर्ख हो? दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, एक तरफ हट जाओ और मुझे जाने दो, इससे पहले कि मैं क्रोधित हो जाऊं और तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होने लगे। तुम कमीने, तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। यह स्पष्ट है कि तुम हमें पैसे नहीं दोगे। तुम अभी भी सम्मान पूर्वक नीचे जाकर पैदल यात्रा करना चुन सकते थे, लेकिन तुमने जू कबीले के अधिकार का विरोध करने और हमारा मजाक उड़ाने का फैसला किया। हम तुम्हारे आत्मिक जानवर को जब्त कर रहे हैं और इसे कबीले के लिए ले जा रहे हैं। तुम भविष्य में 500 स्वर्ण सिक्के देकर इसे वापस ले सकते हो, जूला ने दक्ष से कहा, और उसने दक्ष को घूर कर देखा। जाओ और उसका स्पिरिट ईगल पकड़ लो, उसने अपने आदमियों से कहा। लगभग 5 लोग अपने आत्मिक पशुओं पर सवार होकर दक्ष की ओर उड़ने लगे। अपने हाथ ऊपर उठाओ और उन्हें तुम्हें नीचे ले जाने दो ताकि वे स्पिरिट ईगल को ले जा सके। अगर वह विरोध करता है तो हमें गंभीर कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तुम मरना नहीं चाहोगे, है ना? जूली ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। बेवकूफ, बकवास बंद करो, मैं 3 तक गिनूं। अगर तुम एक तरफ हटकर मुझे आगे निकलने नहीं दोगे तो तुम चौथे सेकंड पर खड़े नहीं रह पाओगे, दक्ष ने जुलाई से कहा। ओह, 3 सेकंड, दोस्तों कुछ मत करो, उसे अपनी गिनती पूरी करने दो। मैं देखना चाहता हूं कि जब उसका धोखा पकड़ा जाएगा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा, जूला ने कहा, और उसने मजाक में दक्ष की ओर देखा। 1, दक्ष ने गिनती शुरू की। 2, जब वह बोल रहा था जूला ने उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। 3, जल्द ही दक्ष ने गिनती पूरी कर ली। ये 3 है। अब क्या? जूला कुछ बोल रहा था जब उसका मुंह बंद हो गया। एक सुनहरा चाकू की गर्दन में घुस गया था, उसकी गर्दन से खून बह रहा था और वह सांस लेने में असमर्थ था। वह अपने जानवर पर गिर गया क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी गर्दन से खून बहता रहा। दक्ष अपने स्पिरिट बीस्ट पर सवार होकर जुलाई के पास आया। उसने उसकी गर्दन से चाकू निकाला और जुलाई के कपड़ों से चाकू पर लगे खून को पोंछा। तो क्या तुम लोग भागकर दूसरों को लाने जा रहे हो या यहीं रहकर मर जाओगे? उसने बचे हुए अन्य 5 लोगों से पूछा। तुम कमीने, तुमने उसे मार डाला। बाकी लोग गुस्से में लग रहे थे। उनकी नजर में दक्ष ने बेशर्मी से जुलाई पर हमला किया था। वे दक्ष और अपना बदला लिए बिना भागना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने हथियार निकाले और दक्ष की ओर तान दिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ाया। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल करूंगा। उसने बुदबुदाते हुए अपनी तलवार की लाल मूठ पकड़ी और उसे म्यान से बाहर निकाला। कुछ ही मिनट बीते थे लेकिन लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। दक्ष अपने स्पिरिट ईगल पर खड़ा था जबकि दूसरे स्पिरिट बीस्ट उड़ रहे थे। वे जू कबीले के सदस्यों के शवों को अपनी पीठ पर धो रहे थे। ऐसा लगता है कि जानवर शहर से भाग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वे जू कबीले में वापस जाएंगे। उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई न होने के कारण वे शायद किसी जंगल में भाग जाएंगे। दक्ष ने जानवरों को उड़ते हुए देखकर बुदबुदा आया। वह वापस मुड़ा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब वह शहर के ऊपर उड़ रहा था तो वह फिर से स्पिरिट ईगल पर बैठ गया और आराम करने लगा। आराम करते समय उसे अचानक कुछ याद आया। मैंने ये क्यों नहीं सोचा? वे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। मैं उन्हें ड्रैगन स्क्वाड बैज दिखा सकता था और साबित कर सकता था कि मेरा पद ऊंचा है। उसने अपने माथे पर थपकी देते हुए सोचा। दक्ष को अब यह एहसास हो गया था कि उसे किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कम से कम मुझे अपनी ज्वलंत बर्फ तलवार के प्रभाव को इस तरह से देखने को मिला और मैं यह नहीं कह सकता कि वे पूरी तरह से इसके लायक नहीं थे। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जल्द ही वह शहर पार कर गया। सौभाग्य से इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। बाकी यात्रा बिना किसी घटना के चलती रही जब तक कि वैसी ही घटना दोबारा नहीं घटी। लेकिन इस बार गार्ड ने ही उनसे प्रवेश शुल्क के रूप में सोने के सिक्के मांगे। इस बार उसने एक अलग तरीका अपनाया। उसने उन्हें अपना ड्रैगन स्क्वाड बैज दिखाया जो उन्हें डराने के लिए काफी था। गार्डों ने दक्ष से माफी मांगी और उसे जाने दिया। ये बहुत आसानी से हो गया। मुझे समस्याओं को सुलझा के सभी
संभावित तरीकों के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और लिंगुआ शहर पहुंच गया। डुआन लिफेंग इस जगह का सिटी मास्टर था और उसके पास 1000 आंखों वाला भूत युद्ध आत्मा है। ये पहला शहर था जहां दक्ष सुनाई साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद पहुंचा था। सिटी मास्टर दिन लिफेंग वह व्यक्ति भी था जिसने दक्ष को सुनाई के राजा के पास लाया था, जिससे दक्ष के लिए वह करना आसान हो गया जो वह चाहता था। जब दक्ष सिटी मास्टर के महल के ऊपर से गुजर रहा था तो वह नीचे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने पाया कि डेडवान लिफेंग अपने बगीचे में बैठा हुआ ऊपर की ओर देख रहा था। यह आदमी बहुत डरावना है, शायद उसे पता चल गया है कि मैं उसके शहर में घुस आया हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। उसने अपने सच्चे विचारों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ थोड़ा हिलाया। डुआन लिफेंग ने भी जवाब में मुस्कुराया, लेकिन वह खड़ा नहीं हुआ और न ही अपना हाथ हिलाया। दक्ष लिंगुआ सिटी से भी गुजरा। जब वह बॉर्डर और लिंगुआ सिटी के बीच में पहुंचा तो उसने जानवर को रोक दिया। वह बॉर्डर पर जाकर वो शुन से मिलना नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी उसे यहाँ आना था क्योंकि उसे अपने साथ किसी को लाना था। युद्ध लगभग 2 राज्यों की सीमा तक पहुंच चुका था और अक्ष राज्य का सीमावर्ती शहर खतरे में था। उसने तय किया था कि वह मलयाई को शहर से बाहर निकालेगा और उसे रास्ते में किसी सुरक्षित शहर में बसाए। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वह उसे वापस पा सकता था। उसने स्पिरिट ईगल को जमीन पर उतारा और उससे उतर गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों का रंग उनके सामान्य सुनहरे रंग से बदलकर तारों जैसे काले रंग में बदल गया। उसके आसपास का स्थान अस्थिर होने लगा क्योंकि उसके चारों ओर स्थानिक दरारें विकसित होने लगी। उसके सामने एक स्थानिक पोर्टल खुला जो एक दरवाजे जैसा लग रहा था। पहले स्थानिक पोर्टल एक स्थानिक दरार के आकार के होते थे, लेकिन पिछली बार अपनी समझ में सफलता हासिल करने के बाद वह एक उचित दरवाजे के आकार का पोर्टल बनाने में सक्षम था। वह स्थानिक पोर्टल के अंदर कदम रखा। एक और दरवाजे के आकार का पोर्टल उस छोटे से कमरे में खुल गया जहां मीलाएं रह रही थी। दक्ष ने जब पोर्टल से बाहर कदम रखा तो पाया कि कमरा पूरी तरह से खाली था। जैसे ही वह बाहर निकला पोर्टल उसके पीछे गायब हो गया। वह कहाँ है? उसने कमरे में इधर उधर देखते हुए बुदबुदा आया, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिली। वह बाथरूम की ओर जाने ही वाला था, लेकिन पानी गिरने की आवाज सुनकर वह रुक गया तो वह नहा रही है। उसने पीछे मुड़ते हुए वह वापस बिस्तर पर गया और उस पर बैठ गया और मिलियाई के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों के बाद मिलिया आखिरकार बाथरूम से बाहर आ गई। वह पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन उसके बाल अभी भी गीले थे। वह तौलिए से अपने बाल सुखा रही थी। आप वापस आ गए हैं? दक्ष को वापस देखकर वह वहीं जम गई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभरी जो कुछ हद तक राहत भरी भी लग रही थी। उसे आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया था। वह दक्ष की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन आखिरकार उसने अपनी चिंताओं को शांत कर दिया। माँ, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। मिलियाई दक्ष के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुरक्षित हो। मेरे साथ क्या होगा? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, बस किसी कारण से इसमें थोड़ा अधिक समय लग गया। खैर, मैं इस बार तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ हूँ, दक्ष ने उससे कहा। हम मलयाई ने अपना सिर हिलाया। वैसे शहर में हालात कैसे हैं? कोई अशांति है? दक्ष ने मलयाई से पूछा। जब वह खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर देखने लगा उसे सड़क पर बहुत सारे दिखाई दे रहे थे। वास्तव में कुछ अशांति हुई है। किसी ने शाही राजधानी में शाही शिक्षक को मार डाला। लोग कहते हैं कि यह ड्रैगन स्क्वाड का काम है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार राजा वास्तव में क्रोधित है और उसने युद्ध की घोषणा कर दी है। शाही शहर से सेना पहले से ही यहाँ है। वे कल ही आए हैं। वे यहाँ रह रहे हैं। अधिकांश कमीशन उनके कारण है क्योंकि सुनाई साम्राज्य ने अभी तक हमला करना भी शुरू नहीं किया है। मिलिया ने दक्ष को समझाया। क्या शोरगुल है? क्या सबसे बड़े राजकुमार कुछ नहीं कर रहे हैं? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। कुछ चीजें जैसे बार में लड़ाई और नागरिकों के साथ कुछ झड़पें। सबसे बड़े राजकुमार शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मलयाई ने जवाब दिया। दिलचस्प है। वैसे भी हमसे कोई लेना देना नहीं है। चलो चलते हैं, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और उसने फिर से अपने अंतरिक्ष कानून का उपयोग करना शुरू कर दिया। दरवाजे के आकार का स्थानिक पोर्टल फिर से उसके सामने प्रकट हुआ। वह क्या है? मिलियाई ने चौंक कर पूछा और पीछे हट गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसके सामने ऐसी कोई चीज कैसे आ गई। उसे कमरे की दीवार के बजाय इस पोर्टल के दूसरी तरफ रेत और आसमान दिखाई दे रहा था। यह मेरी युद्ध आत्मा की क्षमता है। ये हमें इस शहर से बाहर ले जाएगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे युद्ध आत्माओं के बारे में यह बात पसंद है। भले ही वह खुद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वह अपनी सभी क्षमताओं को एक सरल बहाने से समझा सकता था कि यह उसकी युद्ध आत्माओं की क्षमता थी। यह युद्ध आत्मा की क्षमता हो सकती है? आश्चर्यजनक, मिली ने चेहरे पर अविश्वास का भाव लाते हुए कहा। उसने इस तरह की बात कभी नहीं सुनी थी, लेकिन फिर उसने इस तरह की युद्ध भावना के बारे में भी कभी नहीं सुना था, इसलिए वह नहीं जानती थी कि क्या समझ में आता है और क्या नहीं। यहाँ दक्ष
दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम अभी भी इस बारे में चिंतित हो तो मेरा हाथ पकड़ो, हम साथ में प्रवेश करेंगे। मलयाई ने कुछ सेकंड के लिए दक्ष के हाथ को देखा, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दक्ष मलयाई के साथ स्थानिक पोर्टल की ओर चल पड़ा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर स्थानिक पोर्टल में प्रवेश किया। दक्ष और मलयाई रेगिस्तान में स्थानिक पोर्टल से बाहर निकल आए। स्पिरिट ईगल अभी भी पास में ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि वे जिस स्थान पर वापस टेलीपोर्ट हुए थे वह दक्ष के इच्छित स्थान से कुछ दूरी पर था, इसलिए वह स्पिरिट ईगल से 50 मीटर दूर दिखाई दिया। स्पिरिट ईगल ने दक्ष को देखा, भले ही वह थोड़ी दूर खड़ा था, वह दक्ष की ओर उड़ी और उसके सामने उतरी। दक्ष को उसे करीब बुलाने के लिए स्पिरिट फ्लूट बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हम अभी कहाँ हैं? मलयाई ने दक्ष से पूछा जब वो दक्ष के साथ स्पिरिट ईगल के ऊपर चढ़ गई। हम सुनाई साम्राज्य के अंदर उनकी दक्षिणी सीमा के पास है, अगर हम थोड़ी देर और उस दिशा में उड़ते रहे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आए थे। दक्ष ने उत्तर की ओर इशारा करते हुए कहा, सुन किंगडम, क्या हम यहीं रहेंगे? तुम्हारे मन में क्या है? ये दुश्मन किंगडम है, अगर कोई तुम्हें या मुझे पहचान लेता है तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। क्या तुम यहाँ सुरक्षित जगह पाने में कामयाब हो पाए? मलयाई ने दक्ष से कहा जब उसने चिंता से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि दक्ष यहाँ 1 महीने से ज्यादा समय से रह रहा था। वह अभी भी ठीक लग रहा था, इसलिए शायद उसे पहले से ही एक सुरक्षित जगह मिल गई होगी, शायद इसीलिए वह उसे वापस लाने आया था। मुझे यहाँ एक सुरक्षित जगह मिल गई है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता, वहाँ बहुत सारी जटिलताएं हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए एक अलग जगह पर एक सुरक्षित जगह ढूंढूं, तुम वहाँ किसी भी युद्ध की चिंता किए बिना सुरक्षित रह सकते हो, दक्ष ने कहा, और उसने मलयाई को ऐसे थपथपा जैसे वह एक छोटी लड़की को थपथपा रहा हो। मलयाई को नहीं पता था, लेकिन उसे यह अजीब लगा, उसे मां बनना था, फिर भी दक्ष उसे ऐसे थपथपा रहा था जैसे वह कोई बच्ची हो। हालांकि उसने विरोध नहीं किया, ये सुखद एहसास था। कुछ देर बाद दक्ष ने अपना हाथ हटा लिया और बैठ गया। स्पिरिट ईगल हवा में ऊपर उठने लगा और उत्तर पूर्व की ओर उड़ गया। रिया तो साम्राज्य वह साम्राज्य था जो सुनाई साम्राज्य और अक्ष साम्राज्य दोनों के साथ सीमा साझा करता था। यह अक्ष साम्राज्य के पूर्व में और सुनाई साम्राज्य के उत्तर पूर्व में था। दक्ष की यात्रा वहीं से शुरू होने वाली थी। चूंकि यह राज्य अक्ष राज्य के सुनाई राज्य से बहुत छोटे थे, इसलिए अक्ष के उत्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 छोटे राज्यों को पार करना पड़ा, इसीलिए उसके रास्ते में 4 राज्य थे। रियानो राज्य उनमें से पहला था। तीसरा राज्य वह था जिसमें वह शहर था जहां दक्ष चौथे राज्य को पार करने और अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले समय की तलवार को खोजने के लिए जाना चाहता था। जैसे ही स्पिरिट ईगल उड़ता रहा, दक्ष ने मलयाई से कहा कि वह एक मिशन के लिए चौथे राज्य जा रहा है और वह उसे वहां नहीं ले जा सकता। उसने मलयाई को उसके लिए एक सुरक्षित जगह खोजने की अपनी योजना के बारे में बताया जहां वह रह सके। उसने ये भी कहा कि शायद वह उसके बाद काफी समय तक उससे नहीं मिलने वाला था जब तक कि उसका मिशन पूरा नहीं हो जाता, लेकिन उसने उसे आश्वासन दिया कि एक बार जब वह सब कुछ कर लेगा तो जीवन हमेशा के लिए शांतिपूर्ण हो जाएगा। तारांकित ईगल को रोकना पड़ा और निकटतम शहर में उतरना पड़ा। वह एक साधक था और वह कई दिनों तक बिना खाए रह सकता था, लेकिन मलयाई साधक नहीं थी, वह लंबे समय तक बिना खाए नहीं रह सकती थी। चूंकि वह मलयाई के साथ जा रहा था, इसलिए उसे नीचे जाकर उसकी बात सुनने की जरूरत महसूस हुई। सौभाग्य से जब उन्होंने सुनाई साम्राज्य के शाही शहर को छोड़ा तो उन्हें अपनी यात्रा को आसान बनाने के लिए हर राज्य की मुद्रा दी गई जिससे वे गुजर सके। वह मलयाई के साथ शहर में उतरा, वह मलयाई के साथ नजदीकी रेस्तरां की ओर चल पड़ा। यह एक छोटा शहर था, लेकिन यहाँ बहुत सारी सुविधाएं थी, फिर भी शहर खाली लग रहा था। शहर की सड़कों पर सिर्फ कुछ लोग ही दिखाई दे रहे थे, वे दुर्लभ लोग दक्ष और मलयाई को घूर रहे थे। वह शहर की ओर जा रहा था, जब वह रुका उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे उनकी निगाहें अजीब लग रही थी। वे उसे इतना क्यों भूल रहे थे? भले ही वह इस शहर में एक अजनबी था, लेकिन उसे इतना ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए था। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस शहर में बहुत से लोग नहीं आते? क्या यही वजह है कि लोग इस शहर को छोड़कर चले जाते हैं और यह खाली हो जाता है? शायद यही वजह है कि लोग उसे इतनी रोमांचक निगाहों से देख रहे थे। वह अभी भी इस शहर पर अपना संदेह बनाए हुए था और रेस्तरां की ओर बढ़ रहा था। उसे रेस्तरां का एक बोर्ड दिखाई दिया। जैसे ही मैंने उस जगह प्रवेश किया, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, दक्ष ने मलयाई से कहा और रिसेप्शन की ओर चला गया जहाँ एक बूढ़ी महिला अपने चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। मलयाई मेज पर बैठी रही और दक्ष को रिसेप्शन की ओर जाते हुए देखती रही। आह नमस्ते, हम कुछ खाना चाहते हैं, इस रेस्तरां में इस समय क्या उपलब्ध है? उसने बूढ़ी औरत से पूछा। ओह स्वागत है, हमारे पास आपकी हर जरूरत की चीज है, आप आराम से बैठिए और हम आपको खाना खिलाएंगे। बहुत दिनों से कोई मेहमान यहाँ नहीं आया है, हम आपकी पूरी तरह से देखभाल करेंगे, बूढ़ी महिला ने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन खर्चे और बाकी सब कुछ? दक्ष ने भों सिकुड़ागाड़े, मत करो, तुम हमारे पहले मेहमान हो, इसलिए
लिए सिर्फ एक कांस्य सिक्के में सब कुछ मुफ्त है, आराम से बैठो। बूढ़ी औरत ने आगे आते हुए कहा। उसने दक्ष का हाथ पकड़ा और उसे टेबल के करीब ले गई जहां मिली आए बैठी थी। उसने दक्ष को बैठा दिया। तुम यहीं रुको, मैं वापस जाकर हमारे शेफ को बता दूंगी कि मेहमान आ गए हैं, उसने धीरे से कहा। इससे पहले कि बूढ़ी औरत पीछे मुड़ी और वापस चली गई, पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी और नजरों से ओझल हो गई। कितनी अच्छी महिला है, मिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा है, दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। जून, क्या तुम्हें भी यह अजीब लगता है? उसने अपने विचारों के माध्यम से जून से पूछा। आश्चर्य की बात यह है कि कसन ने कोई उत्तर नहीं दिया। दक्ष को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब से उसने सुनाई साम्राज्य के शाही महल को छोड़ा था, उसने एक बार भी जून की आवाज नहीं सुनी थी। वह उसके सामने नहीं आए, भले ही उसने उसे कई बार पुकारा हो। इस लड़की को क्या हुआ? क्या वह नाराज है या किसी काम में व्यस्त है? दक्ष ने भूख सिकुड़ना सिर हिलाया और अपना ध्यान फिर से मौजूदा स्थिति पर केंद्रित कर लिया। वह हमें जो भी दे उसे मत खाना पीना, बस ऐसे दिखाओ कि तुम्हें भूख नहीं है, केवल तभी खाना। अब मैं तुम्हें बताऊं कि सब कुछ ठीक है, उसने अपनी आवाज धीमी रखते हुए एमिलियाई से अचानक कहा। एमिलियाई ने असमंजस में उसकी ओर देखा, लेकिन जब उसने उसके गंभीर भाव देखे तो उसने कुछ नहीं कहा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दक्ष उस लड़के से बिल्कुल अलग व्यक्ति था जिसे वह उसके जन्म से जानती थी। वह अब ज्यादा भरोसेमंद और परिपक्व लग रहा था। यह अचानक कैसे हो गया वह समझ नहीं पा रहे थी। वह बस उसके कहे अनुसार करने के लिए सहमत हो गई। तारांकित में वापस आकर जून अभी भी दर्पण के सामने बैठी रो रही थी। चिंता मत करो, जल्द ही वह तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी, भले ही मुझे अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़े और सब कुछ नष्ट करना पड़े, मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। दक्ष अब और नहीं रहेगा, जून ने अपने हाथ भाव को मजबूत करते हुए कहा। बस थोड़ी देर और कृपया धैर्य रखें। वह बुदबुदाते हुए खड़ी हुई। उसने आखिरी बार शीशे को छुआ और फिर पीछे मुड़ी और चली गई। जब वह चली गई तो परछाई फिर से आईने में दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे परछाई नीचे की ओर देख रही हो। रानकन तरानकन तरानकन तरानकन। बूढ़ी औरत शराब की एक बोतल और 2 गिलास लेकर पीछे के कमरे से बाहर आए। उसने शराब की बोतल दक्ष की मेज पर रख दी। शराब खाना कहाँ है? दक्ष ने पूछा। हमारा रसोया बहुत स्वादिष्ट भोजन बना रहा है, इस बीच मैंने पीने के लिए कुछ परोसने का फैसला किया है, आप पी सकते हैं, इसमें अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, बूढ़ी महिला ने दक्ष से कहा और उसकी ओर देखा। दक्ष ने उसके हाव भाव देखे और पाया कि वह कुछ उत्साहित लग रही थी। हालांकि वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वह शांत दिख रहा था। उसने ये भी देखा कि महिला ने कुछ देर के लिए अपने होंठ चाटे। मां, क्या आप कुछ पीना चाहेंगी? उसने मिली आई से पूछा। आह नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी है, मिली आई ने वही दोहराया जो दक्ष ने उससे कहा था। तुम इसे क्यों नहीं पी रही हो? बूढ़ी महिला स्पष्ट रूप से चिंतित थी, क्योंकि उसने मिली आई की पीने की अनिच्छा सुनी थी, जिससे दक्ष को और भी अधिक संदेह हुआ। सब ठीक है, मेरी माँ को प्यास नहीं लगी है, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं शराब नहीं पीता, आपका समय बर्बाद करने के लिए मुझे खेद है, हम बस खाना खा लेंगे, दक्ष ने बूढ़ी महिला से कहा और वह धूर्तता से मुस्कुराया। लेकिन ये हमारे शहर का विशेष पेय है, यदि आप इसे नहीं पीते हैं तो यह उचित नहीं होगा, कम से कम एक घूंट तो पी लो। बूढ़ी महिला ने फिर से जोर देते हुए कहा। ये ठीक है, अगर यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है तो हम भोजन के बाद पी लेंगे, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। बूढ़ी औरत अभी भी थोड़ी तनावग्रस्त दिख रही थी, वह कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने होंठ खोल पाती दक्ष उठ खड़ा हुआ। उस विषय पर भोजन तैयार होने में कितना समय लगेगा? क्या मैं आपके रसोई घर में जाकर रसोइये से मिल सकता हूँ? मुझे बस उसे हमारी पसंद बतानी है, उसने कहा और उस दरवाजे की ओर चलने लगा जहाँ से बूढ़ी औरत बाहर आई थी। अरे, हमारे शेफ को किसी से मिलना पसंद नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। बूढ़ी औरत उसे रोकने के प्रयास में उसके पीछे चली गई। ठीक है, मैं बस कुछ सेकंड लूंगा, मैं उसे बहुत परेशान नहीं करूंगा, दक्ष ने कहा और उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और जवाब पीछे के कमरे में छिपे थे, क्योंकि जैसे ही उसने इस बारे में बात की महिला बहुत चिंतित हो गई। वह दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोल दिया। बूढ़ी महिला रिसेप्शन की मेज की ओर बढ़ी और उसके पीछे से कुछ निकाला। उसने उसे सावधानी से छिपाते हुए दक्ष की ओर बढ़ी। दक्ष ने दरवाजा खोला ही था कि दूसरी तरफ क्या है। जैसे ही उसने देखा कि वहां क्या है, उसका चेहरा बदल गया। उसके सामने का नजारा बहुत भयानक था। अगर उसने इतनी सारी मौतें नहीं देखी होती तो उसे यकीन था कि उसे अभी उल्टी आ रही होगी। जमीन पर मानव शरीर के टुकड़े पड़े थे, हाथ कमरे के एक अलग हिस्से में थे और पैर अलग पड़े थे, सिर दूसरे कोने में पड़े थे, जबकि धड़ भी एक साथ रखे हुए थे। यह मनुष्यों का बूचड़खाना है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने कहा, इसलिए ये शहर इतना खाली है, अधिकांश नागरिक यहाँ मृत अवस्था में पड़े हैं। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण वह पहले से ही जानता था कि बूढ़ी औरत उसके पीछे क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह वापस लौटने की जल्दी में नहीं था। हालांकि उसे जल्दी नहीं थी, लेकिन मिलियाई ज्यादा चिंतित थी। उसने देखा कि बूढ़ी औरत उसकी ओर बढ़ते हुए कुल्हाड़ी पकड़े हुए थी। चेना, सावधान रहो, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। दक्ष ने
उसने फिर मुड़कर नहीं देखा। बूढ़ी औरत ने उसकी गर्दन की ओर कुल्हाड़ी घुमाए, तुम्हें बहुत कुछ पता है, अब मर जाओ और हमारा भोजन बन जाओ, बूढ़ी औरत ने आह भरते हुए कहा। बूढ़ी महिला ने कुल्हाड़ी लगने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था और सोच रही थी कि वह दक्ष को मार डालेगी, लेकिन अचानक उसके हाव भाव बदल गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी दक्ष की गर्दन पर वार करने वाली थी, उसके साथ कुछ अजीब हुआ। उसने देखा कि दक्ष हवा में गायब हो गया। जी भूत, वह हकला हुए बोली, क्योंकि उसे लगा कि दक्ष एक भूत है। वह ये देखने के लिए पीछे मुड़ी कि क्या उसके साथ आए महिला अभी भी यहाँ है या वह भी गायब हो गई है। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसने देखा कि दक्ष उसके सामने खड़ा है। मुझे ढूंढ रहे हो? दक्ष ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। इससे पहले कि बूढ़ी औरत स्थिति को समझ पाती, उसने एक क्रिस्टल नीली तलवार को अपनी ओर आते देखा। टुकड़ा उसका दाहिना हाथ कट गया था, वह आधा कट गया था। वह कुल्हाड़ी के साथ जमीन पर गिर गया, कुल्हाड़ी जमीन पर गिर गई। बूढ़ी औरत चिल्लाई जैसे वह मर रही थी और उसने उसका कंधा पकड़ लिया। चिल्लाना बंद करो, मैंने केवल एक हाथ काटा है, तुम्हारा अभी एक हाथ और दो पैर और है, दक्ष ने कहा और उसने अपने बाएं हाथ से बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़ ली। उसने उसे हवा में उठाया और कमरे में ले गई। उसने उसे स्लॉटर के कमरे की ओर मुंह करके खड़ा कर दिया। मुझे बताओ ये कौन सी जगह है? तुमने हमारे पे में क्या मिलाया है? उसने पूछा। हम निर्दोष हैं, हम बस जीवित रहना चाहते हैं, बूढ़ी महिला ने दक्ष से कहा और वह रोने लगी। क्या तुम निर्दोष हो? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा, मुझे सच बताओ। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नवल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, हम बस वही कर रहे हैं जो हम जीवित रहने के लिए कर सकते हैं। भूख आपको कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है, यहाँ तक कि इंसानों को खाना भी गलत नहीं है, महिला ने कहा। मिलियाई को उसकी बातें सुनकर उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह इंसानों को खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तुम इंसानों को खाती हो क्यों? क्या तुम सब्जियां नहीं उगा सकती या शिकार पर नहीं जा सकती? तुम दूसरे शहरों से चीजें भी खरीद सकती हो, लेकिन यात्रियों को मारकर उन्हें खाना, क्या तुम इंसान भी हो? दक्ष ने बूढ़ी औरत से पूछा और अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। पहले सुनो, हम फंस गए हैं, हम नहीं जा सकते, बूढ़ी औरत ने काफी संघर्ष के बाद कहा। फंस गए? तुम्हारा क्या मतलब है? दक्ष ने असमंजस में पूछा। कुछ महीने पहले एक व्यक्ति यहाँ आया था, वह हमारे शहर से नाखुश था और उसने अपने युद्ध की भावना का इस्तेमाल सभी नागरिकों के खून को शाप देने के लिए किया। हम शहर के मापदंडों को पार नहीं कर सकते और इस शहर में कुछ भी नहीं उगा सकते। जीवित रहने का एकमात्र तरीका अन्य मनुष्यों को खाना है। हम अपने खाने के लिए अनजान यात्रियों को मारते थे जब तक कि उन्होंने भी आना बंद नहीं कर दिया। कोई विकल्प न होने पर हमने शहर के लोगों को खाना शुरू कर दिया। आपको समझना चाहिए, हमने जीवित रहने के लिए ऐसा किया, बूढ़ी महिला ने कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेवकूफ, तुमने किसी यात्री से क्यों नहीं कहा कि जाकर राजा को इसकी सूचना देवे? कोई रास्ता निकाल सकते थे, इसके बजाय तुमने उन सबको खा लिया। दक्ष ने हताशा में कहा। हमने वैसा ही किया, हमने यात्रियों को बताया और वे चले गए, कभी वापस न आने के लिए कोई मदद नहीं आई। ये स्पष्ट है कि कोई भी हम पर विश्वास नहीं करता। यहाँ वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, लेकिन जैसे ही वे शहर छोड़ते हैं वे हमें भूल जाते हैं। बूढ़ी महिला ने एक पीड़ा भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम पर विश्वास है, तुमने बहुत कष्ट सहा है ना? दक्ष ने उसे छोड़ते हुए आह भरी। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर पड़ी। क्या तुम हमारी मदद करोगे? उसने दक्ष से पूछा। दक्ष किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रहा था जिसके पास अधिकार और ताकत थी। अगर वह उसकी मदद करता तो सब कुछ हल हो सकता था। मैं ऐसा करता, लेकिन सभी लोगों के शवों को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि तुम हमारे साथ भी ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम एक ही चीज की हकदार हो। दक्ष ने बुदबुदाते हुए अपनी तलवार घुमाए और एक ही वार में बूढ़ी महिला को मार डाला। तुम्हें पहले से ही मानव मांस का स्वाद मिल गया है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे अनदेखा कर दूंगा? ये पूरा शहर घिनौना है, तुम में से कोई भी यहाँ से निकलने का हकदार नहीं है, उसने आह भरते हुए कहा। वह पीछे मुड़ा और मलयाई की ओर चला गया। यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, उसने मलयाई से कहा और उसके कंधे पर थपथपा आया। उसने दरवाजा खोला और रेस्तरां बाहर निकल गया। जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि 10 से ज्यादा लोग पास में खड़े थे और रेस्तरां दक्ष को रेस्तरां गए, वह अभी तक मरा क्यों नहीं है? क्या वह बूढ़ी औरत उसे जाने दे रही है? धिक्कार है, एक कम व्यक्ति का मतलब है कम खाना। वह क्या सोच रही है? शायद बच्चे ने अपने साथ वाली महिला को छोड़ दिया और बाहर भाग गया। शायद वह महिला पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चाहे कुछ भी हो, हम इस बच्चे को भागने नहीं दे सकते। 10 लोग आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि दक्ष कुछ दूरी पर खड़ा होने के बावजूद उनकी बातें सुन सकता है। 1 मिनट रुको, उसके हाथ में जो तलवार है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वह खून से सनी हुई है? 10 लोगों में से एक ने अचानक कहा। जब उसने दक्ष की तलवार पर गिरते खून को देखा, दक्ष ने उस आदमी की तरफ
देखा और शैतान की तरह मुस्कुराया। वह अपनी जगह से गायब हो गया। हर कोई हैरान था कि दक्ष कहाँ गया, और जब दक्ष उनके पीछे आया तो उन्होंने जो देखा वह एक भ्रम था। ऐसा लग रहा है कि यह खून से लथपथ है, क्योंकि यह खून से लथपथ है। यह आखिरी शब्द थे जो आदमी ने पीछे से तलवार के उसके दिल में घुसने से पहले सुने थे। जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवार निकाली, उसने मुंह से खून निकाला और घुटनों के बल गिर गया। बाकी लोगों ने अंततः दक्ष को ढूंढ लिया और उसकी ओर मुड़े। वह वही है। उनमें से एक ने दक्ष की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक सुनहरा चाकू उसके गले में घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों के पास कोई भारी हथियार नहीं था, लेकिन सभी के पास चाकू थे। उन्होंने अपने चाकू निकाल लिए और दक्ष की ओर भागे। हमारे लिए मरो, वे चिल्लाते हुए दक्ष के पीछे भागे, लेकिन भागने के बजाय दक्ष वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों का रंग बदल गया और वे धुंधली हो गई, मानो उनकी आंखों के अंदर कोहरा हो। जो 8 लोग उस पर हमला करने वाले थे वे वहीं पर स्तब्ध रह गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। वे देख सकते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति दक्ष नहीं था, बल्कि कुछ और था। उनके सामने एक विशालकाय काला बाघ खड़ा था। बाघ के पंख लाल थे। वे लोग भागने के लिए मुड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि वे विशालकाय काले पंखों वाले बाघों से घिरे हुए थे। वे घुटनों के बल बैठ गए और डर के मारे रोने लगे। उनमें से कुछ ने तो अपनी पैंट भी गीली कर दी। कृपया हमें मत मारो, वे जानवरों से भीख मांगने लगे, इस बात से अनजान कि यह केवल एक भ्रम था जो दक्ष ने उनके लिए बनाया था। जब वे बाघों से भीख मांग रहे थे, दक्ष बड़े आराम से उनके करीब चला गया और उनका सिर काट दिया। एक के बाद एक वह मनुष्यों के सिर काटता रहा। जल्द ही उनमें से सभी 8 मर गए। दक्ष की आंखें अपने सामान्य रंग में लौटती है। स्वर्गीय दानव पंख, उसने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसकी पीठ के पीछे 4 खूबसूरत पंख दिखाई दिए। उसने अपने स्वर्गीय दानव पंखों की मदद से शहर के ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उन जगहों की खोज भी की जहां कोई रहता है। रास्ते में उसने कुछ लोगों को एक मरे हुए व्यक्ति को खाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी उस बूढ़े व्यक्ति को मारा था और अब वे उससे खा रहे थे। वह जमीन पर आया और बिना सोचे समझे उन्हें मारना शुरू कर दिया। इसी तरह उसने पूरे शहर की खोज की, लेकिन कोई और नहीं मिला। वह छोटे से रेस्तरां में वापस आया और मलयाई को अपने साथ ले गया है। हमने रहने के लिए गलत जगह चुनी है, उम्मीद है कि अगली जगह पर ऐसा कुछ नहीं होगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी आत्मा आह्वान बांसुरी का प्रयोग करके आत्मा बाज को बुलाया जो उड़ गया था। एक आत्मा चील उड़ती हुई आई और दक्ष के सामने उतरी। वह मलयाई के साथ उस पर चढ़ गया और उसे उड़ा दिया। स्पिरिट ईगल आसमान में उड़ गया। आत्मा ल उन्हें अगले शहर में ले गई, जो आश्चर्य रूप से नरभक्षियों के शहर से थोड़ा दूर था। सबसे नजदीकी शहर अभी भी बहुत दूर है। कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत से लोग उस शहर से होकर नहीं गए या उन्हें कुछ अजीब नहीं मिला। दक्ष ने अपने हाथ में नक्शा देखते हुए कहा, हमें जल्द ही वहां पहुंच जाना चाहिए। उसने कहा। जब उसने मिलियाई के पेट की बड़बड़ाहट सुनी, जल्द ही वे अगले शहर में पहुंच गए। दक्ष ने फिर से धड़कन कम कर दी। सौभाग्य से ये शहर थोड़ा ज्यादा भीड़भाड़ वाला था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। वह एक रेस्तरां में गया और मिलाई के साथ खाना खाया और फिर वहां से चला गया। उन्होंने यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताया, क्योंकि दक्ष जितना हो सके उतना समय बचाना चाहता था, ताकि उसे समय की तलवार की खोज के लिए ज्यादा समय मिल सके। उसके मन में यहाँ एक छोटा सा घर खोजने का विचार था जहाँ मिलियाई रह सके, क्योंकि शहर शांत लग रहा था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, चाहे ये शहर पिछले राज्य से कितना भी दूर क्यों ना हो। यह अभी भी पड़ोसी शहर था। वह मलयाई को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। उनकी यात्रा जारी रही और कुछ ही दिनों में वे एक राज्य पार कर अगले राज्य में प्रवेश कर गए। दक्ष जैसे जैसे उस शहर के करीब पहुंच रहा था जहाँ समय की तलवार थी, वह और भी ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था। वह शहर अगले राज्य में था। वर्तमान राज्य को फेव का राज्य कहा जाता था। इस राज्य की शुरुआत से ही इसे शांति का राज्य भी कहा जाता था। इसने कभी किसी से युद्ध नहीं किया। राज्य ने हमेशा संघर्षों से परहेज किया और अपने तीनों राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। ये आपके लिए इस बीच रहने के लिए एक आदर्श स्थान होना चाहिए। इस राज्य में युद्ध का कोई खतरा नहीं है और रॉयल सिटी भी सुरक्षित होनी चाहिए। मैंने आपको इतना पैसा दिया है कि आप बिना कुछ किए यहाँ होटलों में एक साथ बिता सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको 1 साल के लिए यहाँ छोड़ दूंगा। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगा, दक्ष ने मिलाई से कहा। जब वह फेव राज्य के रॉयल सिटी के पास पहुंचा, उसने जानवर को रॉयल सिटी के पास उतारा, क्योंकि उसे सुरक्षा जांच से गुजरना था। उससे कुछ सवाल